अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। साथ ही साथ इंटरफेरेंस का फिनोमेना डिस्कस करेंगे। जब वेव्स आपस में मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पर सुपर इंपोज करती हैं, तो क्या फिनोमेना होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस बला का नाम है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट का ना फील लेकर चलेंगे। आज तक आपने सिर्फ ये याद किया होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्रस्ट पे क्रस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कंप्रेशन पे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन पे रेयरफैक्शन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट पे ट्रफ आता है, ट्रफ पे क्रस्ट आता है। एक्चुअल फिनोमेना क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो क्या रहा होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, क्यों हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है लाइट वेव्स के केस में, या क्यों हमें एक लाउड आवाज आती है साउंड वेव्स के केस के अंदर। तो ये सारा फिनोमेना और साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी अच्छी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आए हुए, चाहे वो बोर्ड लेवल के हों, ई कैट लेवल के हों या एमडी कैट लेवल के हों, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं कुछ दो चार बातें रिवाइज कर दूं जो हमें आगे हेल्पफुल होंगी या हेल्प आउट करेंगी। तो अगर आपने पीछे 7 लेक्चर्स अच्छे से देखे हुए तो आप सीधा स्किप करके 10-12 मिनट के बाद स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर वहीं से शुरू होगा। ठीक है, चलो देखो भैया, वेव्स के बारे में हमें पता है कि वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो प्रोपेगेट करती हुई जाती है और एक पॉइंट से एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है दूसरे पॉइंट पे। वेव करती क्या है समझो। मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास एक कोई पार्टिकल है जो मस्त अपनी मीन पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही यहां से वेव प्रोपेगेट करती हुई जाएगी, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई जाएगी, तो डिस्टर्बेंस क्या करेगी, इसे डिस्टर्ब करेगी, इसको ऑसिलेशन करने पे मजबूर करेगी। तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ऐसे ऊपर जाएगा, मीन से ऊपर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, फिर मीन पर आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर मीन पर आएगा। और जब तक ये वेव यहां से पास होगी इसके पास से, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। हमारे कोर्स में जो वेव इंक्लूड है वो हमारे पास है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव या एसएचएम वेव। एसएचएम वेव से मुराद ये है, जब वो यहां से प्रोपेगेट करेगी तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो कौन सा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर सारे ऑसिलेशन ही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। नहीं मेरा बेटा, सारे ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। इससे पिछला लेक्चर एसएचएम वाला मुकम्मल हो चुका है, उसके अंदर बहुत तफसील से इस पर बहस हुई भी है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। अब बच्चे, जो वेव यहां से प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, जो वेव ऐसे मूव करती हुई जा रही है, अगर मुझे इस वेव की इक्वेशन लिखनी है तो मेरा बेटा वेव की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। y से मुराद क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सर क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, गौर से देखो। अगर आप सामने खड़े होकर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो भैया पार्टिकल शुरू में मीन पर था, अब आहिस्ता 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 ऊपर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, फिर नीचे आ रहा है मीन की तरफ, फिर नीचे जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, फिर वापस जा रहा है मीन की तरफ, और पार्टिकल मुसलसल ये हरकत करता चला जा रहा है। आपसे किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए कि पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम पर। a से क्या मुराद है, a इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, पार्टिकल मीन से कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ पार्टिकल कैन कवर ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। या तो ऊपर मैक्सिमम या नीचे मैक्सिमम हो सकता है। अभी वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव। वेव ऐसे जाएगी और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन से पार्टिकल कितना सीधे हाथ पे जा सकता है या मीन से पार्टिकल कितना उल्टे हाथ पे आ सकता है। ठीक है, साइन का फंक्शन है। और आगे मेरे बच्चे जो कुछ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं फेज। क्या नाम देते हैं भाई साहब, फेज। इस पे भी पूरी बहस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। आज के लेक्चर में ना
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के ऊपर ही सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट का फील आएगा ना, वो ये पूरी बातें समझने के बाद ही आएगा, वरना वही रट्टा मारोगे क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ तो कंस्ट्रक्टिव, क्रस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रस्ट तो डिस्ट्रक्टिव, पता कख नहीं होगा क्या रहा है बैकएंड पे। ठीक है, अब देखो ओमेगा से मुराद होती है बच्चे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई एफ या 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये टाइम पीरियड है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। टी कोई भी टाइम है, अभी टी पे बात करते हैं। के से मुराद है बच्चे एंगुलर वेव नंबर, इसका फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। फाई नॉट क्या है मेरा बेटा? फाई नॉट आपके पास है इनिशियल फेस कांस्टेंट। सर इनिशियल फेस कांस्टेंट से क्या मुराद है? देखो भैया, आपके पास जो वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हुई जाती है, तो यहां पे कोई ना कोई आपके पास सोर्स होती है जो ऐसे ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से ऐसे वेव प्रोपेगेट करती है। जैसे मान लो एक रस्सा है, रस्सा वहां दीवार से बंधा हुआ है और मेरे हाथ में है, मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे लेके आऊंगा, फिर मीन से नीचे लेके जाऊंगा, फिर ऊपर लाऊंगा, तो यहां पे ऐसे पल्सेस वेव क्रिएट होंगी जो ऐसे आगे की तरफ फ्लो करेंगी, मूव करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी। तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऐसे वाइब्रेट कर रही है, अब ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस अगर टाइम t इक्वल 0 पे मीन पॉइंट से स्टार्ट हुई है तो फाई नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुई तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट हुई लेकिन शुरू में नीचे गई, देखो अभी क्या हुआ, मैं हाथ को ऐसे ऊपर लेकर गया मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पर लाया, फिर मीन से नीचे लेकर गया, फिर ऊपर लाया। तो अगर मैं शुरू यहीं से करता लेकिन नीचे लेके जाता पहले, फिर ऊपर लेकर आता, तो फिर यहां 180 डिग्री आता। सर आपको कैसे पता ये बात? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ फेस का, जिसमें ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। ऑल इन ऑल रिवीजन में इतनी बात याद रखना, फाई नॉट से मुराद है जो आपका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसका इनिशियल फेस एंगल क्या था एट टाइम t इक्वल्स 0। ठीक है भैया, चलो अब आ जाता है t और x। मेरा बेटा ये t और x क्या है? अगर आपने किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये भाई साहब फंक्शन होगा x और t का। क्या मतलब है सर इस बात का? थोड़ा सा बात एक्सप्लेन करते हैं, चलो समझते हैं। देखो भैया, मान लो ऐसे रस्सा मेरे हाथ में और मैं ऐसे डब 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 कर रहा हूं, मस्त यहां पे ना वेव्स बन रही हैं। आप सामने खड़े हुए हो, आपके हाथ में एक कैमरा है, आपने छपाक करके एक तस्वीर ले ली। जैसे ही आपने तस्वीर ली तो कुछ इस तरह की तस्वीर आपके सामने आ गई, स्नैपशॉट ले लिया, तस्वीर ले ली। अब इसमें क्या दिख रहा है कि कोई पार्टिकल, भैया जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो हो क्या रहा है, जो रस्से के कुछ पार्टिकल हैं वो ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ फिर ऊपर हैं, कुछ फिर नीचे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है रस्सा जहां पर पहले था, जो मीन पोजीशन थी। अब कुछ रस्सा ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ मीन पर है। तो जैसे ही आपने रस्सा की पोजीशन ली, तस्वीर ली, तो आपको नजर आ रहा है मीडियम इसमें क्या है, ये स्ट्रिंग जो है, मीडियम के कुछ पार्टिकल्स मीन पर हैं, कुछ मीन से ऊपर हैं, कुछ रस्ते में हैं, कुछ नीचे एक्सट्रीम पर हैं, कुछ रस्ते में हैं, यानी कि मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में। तो अल्टीमेटली अब आपको बोला जाए ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, आपको मैं बोलता हूं किसी भी एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे बिलाल भाई पहले तो मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल। भाई करोड़ों पार्टिकल्स हैं, किस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं? तो मैं बोलूंगा भाई ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से मुराद है जहां पे आपकी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कनेक्ट है, इससे x डिस्टेंस पे पार्टिकल है। मान लो x डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, तो मैंने आपको पहली इंफॉर्मेशन क्या दी, x डिस्टेंस के सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से x डिस्टेंस के फासले पे वो पार्टिकल है जिसकी मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप यहां तक तो पहुंच गए, ये जिस पार्टिकल को मैंने ब्लैक से मार्क किया, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब आप ऐसे खड़े होकर ना पार्टिकल को देख रहे हो, क्या पार्टिकल अपनी जगह पे रुका हुआ है या वाइब्रेट कर रहा है? तो वाइब्रेट कर रहा है। आप देख रहे हो पार्टिकल, जब आप आए थे तो पार्टिकल मीन पे था, आपके देखते 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 वो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, आपके देखते देखते वो आया मीन पर, अब वो आया नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर आया मीन पर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। वो तो ये करता जा रहा है। अब बोलोगे बिलाल भाई आपने एक्स तो बता दिया, मैं पार्टिकल पे भी पहुंच गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए इस भाई को रोकना जरूरी है ना। अगर रुकेगा नहीं तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊंगा, वो तो चेंज होती जा रही है। तो आप बोलोगे भाई टाइम बताओ, कौन से टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए? यानी कि आप बोलोगे लेट्स से टाइम t इक्वल 0 पे जैसे ही आपने देखा पार्टिकल मीन पे था,
मैंने बोला टाइम t इक्वल्स 2 पे, तो आपने बोला भाई पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है रास्ते में, हो सकता है नीचे आ गया हो, मिसाल दे रहा हूं कि 0 से 2 सेकंड बाद वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, आपने बता दिया। तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक कितना फासले पे पार्टिकल है, एक कौन से टाइम पर आपको चाहिए। ठीक हो गया, तो ये चीजें थी, ये पूरा मेरा बेटा हमने काम पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं, हमारे पास ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा फेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फेज के बारे में ध्यान में रखना, फेज आपके पास एंगल होता है, यानी कि ये सब चीजें मिलाकर एंगल है। ये सब चीजें अभी हमें आगे हेल्प आउट करेंगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब वेव के बारे में ना जरा कुछ और चीज समझ लो। जो मेरा बेटा हमारे पास वेव की शक्लें होती है ना, वो कैसी कैसी शक्लें होती हैं, यानी कि वेव जो आपको दिखाई दे रही होती है वो क्या क्या होता है, देखो समझना। और यहां से आपको एक बिहेवियर पैटर्न और समझ में आएगा। देखो ये मेरा बेटा हमने एक मस्त वेव बना दी, कुछ टाइम के बाद यही वेव ऐसी हो गई, कुछ टाइम के बाद यही वेव बच्चे ऐसी हो गई। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यही वेव हो गई बच्चे ऐसे। ठीक है, चलो अब आप नोट करो ये क्या है। देखो भैया, जब हम वेव की इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं ना, तो इन सारी वेव की एट टाइम t इक्वल 0 अलग अलग इक्वेशन होगी, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आप सिर्फ ना कॉन्सेप्ट का फील लोगे हो क्या रहा है। आप सिर्फ यहां पे इस पार्टिकल को देखो। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब वेव मूव कर रही होती है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम आगे नहीं जाता, एनर्जी आगे जाती है, समझना। अगर रस्सा मेरे हाथ में है, मैं रस्से को ऐसे 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 कर रहा हूं, तो जो रस्से का पार्टिकल यहां पर था वो यहीं पर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा होगा। ये नहीं कि जब मैं ऐसे ऐसे करना शुरू करूंगा तो वेव के साथ ये रस्से का पार्टिकल वहां चला जाएगा। अकल से सोच के देखो भैया, जो मेरे हाथ में रस्सा है, मैं ऐसे पल्सेस क्रिएट करूंगा तो मेरे हाथ में जो रस्सा है या स्ट्रिंग है वो आगे तो नहीं जाएगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना भाई। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव अलॉन्ग विद द वेव प्रोपेगेशन, ध्यान में रखना। अब आप इसको देखो, ये आपके पास जो पार्टिकल था ये एट टाइम t इक्वल 0 मान लो, ये मैंने जो है ना ऐसे, आप ये जो रस्सा था ना, इसकी मैंने 4 तस्वीरें ली हैं जो आपको नजर आ रही है। एक टाइम t इक्वल 0 पे, एक टाइम t इक्वल कैपिटल T/4 पे, एक T/2 पे, एक 3T/4 पे और एक T पर। तो ये 3 तस्वीरें। इस मीडियम के पार्टिकल को देखो, ये मीन पे था और ऊपर जाना चाह रहा था। अगली तस्वीर मैंने ली है T/4 पे, तो देखो भैया ये यहां पहुंच गया। अगली तस्वीर मैंने ली है भाई T/2 पे, देखो वापस ऊपर से नीचे आ गया, कहां पे, मीन पर, अब नीचे जाना चाह रहा है। अगली तस्वीर जो मैंने ली है वो ली है मेरा बेटा मैंने 3T/4 पे, अब देखो वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया, अब वापस ऊपर जाना चाह रहा है। अब जब आप इसकी फाइनली T पे तस्वीर लोगे ना, टाइम T इक्वल्स कैपिटल T पे, तो यही बिहेवियर ऐसा बन जाएगा। देखो और से वापस आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये आपने अब तस्वीर ली है T पे, और ये तस्वीर थी टाइम T इक्वल्स 0 पे, T/4 पे। आप यहां पे याद बात कुछ नहीं करना, मैं देख लूं भाई रिवीजन में कितना टाइम हो गया। चलो रिवीजन में 13 मिनट हो गए, लेकिन बच्चे रिवीजन करना जरूरी है, वरना इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आराम से समझ में नहीं आएगा। देखो पार्टिकल का बिहेवियर देखो, ये मीन पे था, मीन से देखो कहां गया, ऊपर, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, यानी कि ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट करता चल रहा है। ठीक है, और ऐसे सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं। अब ये इस वाले पार्टिकल को देखो जिसको मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं, ये टाइम t इक्वल 0 पे यहां था। अब इसी को यहां देखो, ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, कहां आना चाह रहा था, मीन पे, आ गया मीन पे। अब ये कहां जाना चाह रहा है, नीचे, देखो आ गया नीचे। अब कहां जाना चाह रहा है, ऊपर, देखो आ गया वापस मीन पर। अब कहां जाना चाह रहा है, फर्दर ऊपर, देखो वापस आ गया यहां पे। आप नोट करो, सारे पार्टिकल ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव ये चाहती है कि पार्टिकल को क्या कराए, ऑसिलेट कराए टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है भैया, चलो अब मेरा बेटा, अगर मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं वेव की, तो जरा उसको भी एक नजर एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दी जाए वेव की, मान लो ये एक इक्वेशन है, 4 sin लेट्स से kx माइनस ओमेगा टी, फाई नॉट मैंने 0 मान लिया। अब अगर ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या बात समझ में आ रही है, इस इक्वेशन से हमें यह समझ में आ रहा है, समझिएगा, ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, ये पार्टिकल मैक्सिमम जा सकता है ऊपर 4 मीटर। अगर मैं ये मानूं कि ये पूरा
मीटर के अंदर दिया हुआ है, तो ये कितना ऊपर जा सकता है? 4 मीटर ऊपर जा सकता है। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, पूरे लेक्चर का क्रक्स है ये जो साइन का फंक्शन आगे है ना, ये चीज, ये मेरा बेटा वेरी करता है बिटवीन +1 एंड -1। क्या मतलब सर इस बात का? समझो 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 समझो, देखो समझो, इस इक्वेशन के पार्टिकल को जरा सोचो। मीन पॉइंट पे है वो, मीन से ऐसे ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कितना ऊपर जा सकता है? 4 मीटर पर, 4 मीटर तक जा सकता है। फिर नीचे आएगा मीन पर, मैक्सिमम नीचे कितना जा सकता है? -4 पे, फिर ऊपर आएगा मीन पर। अब आप किसी भी टाइम पर जब इसकी डिस्प्लेसमेंट लोगे तो ये मीन पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है या 4 पर है, ये चीज ये तय करेगा। तो हम कहते हैं ना फेज क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस फेज। तो वो यहां से पता चलता है। सोच के देखो, इस चीज का एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं है, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये बता रहा ये है। देखो फिर सुनो, ये चीज आपके पास है एम्पलीट्यूड, जो बता रहा है मैक्सिमम पार्टिकल मीन से कितना ऊपर जा सकता है, तो वो 4 मीटर है। हर केस में 4 मीटर जाएगा? कोई लाजमी नहीं है। क्यों? देखो भैया, यहां पे आपने x की और ओमेगा की और k की और t की वैल्यू डाली और इसका आंसर मिसाल के तौर पे निकल के आया 0.5। मिसाल दे रहा हूं, आंसर क्या आया? 0.5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर इज 2 मीटर। गोया पार्टिकल मीन से 2 मीटर ऊपर है। इस चीज का आंसर आया -0.5, तो मीन से 2 मीटर नीचे है। इसका आंसर आया, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, इसका आंसर आया +0.75, +0.75, तो मीन से 3 मीटर ऊपर है। -0.75, तो मीन से 3 मीटर नीचे। इस चीज का आंसर 0 आ गया, तो मीन पर ही है। इसका आंसर +1 आया तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, -1 आया तो नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। ध्यान में रखिएगा। तो साइन ये वेरी करेगा बिटवीन +1 एंड -1। अब आप बोलोगे सर आपने जब हमें इक्वेशन पढ़ाई थी तो यहां तो कॉस भी आ रहा था, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, कॉस की इक्वेशन भी पढ़ ले यार। 4 cos kx - ωt, ये सारी इक्वेशन बच्चे हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। कब ये इक्वेशन है, कब ωt - kx होगा, कब ये इक्वेशन है, कब बाहर माइनस आ जाएगा, सब पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी जो कॉस का फंक्शन होता है, ये भी मेरा बेटा +1 और -1 के बीच में वेरी करता है। यानी ये बता रहा है मैक्सिमम 4 मीटर ऊपर जा सकता है, लेकिन किसी भी गिवन टाइम पर कितना ऊपर है वो यहां से पता चलेगा। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? इतना हिस्सा कॉपी कर लो। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझने के लिए मैं यहां पे वापस वही मिसाल ले रहा हूं। देखो हमारे पास क्या सीन है, यहां पे मान लो हमारे पास 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। एक का नाम मैंने मान लिया A और एक का नाम मैंने मान लिया भाई साहब B। इन दोनों के हाथ में एक क्या है? मस्त रस्सा है जो दोनों ने पकड़ा हुआ है। टग ऑफ वॉर नहीं खेल रहे, वैसे ही एक रस्सा है जो ऐसे पकड़ा हुआ है। अब A वाले भैया क्या करते हैं, ऐसे एक झटका देते हैं, ऐसे स्नैप करते हैं, एक पल्स क्रिएट करते हैं। मान लो भाई जैसे ही इसने हाथ झटका, ऐसे एक पल्स क्रिएट हुई और ये पल्स ऐसे मूव करती हुई जा रही है B की तरफ। अब जो पल्स क्रिएट हुई, ये क्या चाह रही है कि यहां से जो पार्टिकल है वो ऊपर जाए। कितना ऊपर जाने को चाह रही है? ये 2 मीटर ऊपर जाए। समझिएगा, ऐसे किया, पहले हाथ ऊपर लेकर गया फिर नीचे लाया, तो जो पल्स क्रिएट हुई वो चाह क्या रही है कि पार्टिकल अपनी जगह से 2 मीटर ऊपर जाए और फिर 2 मीटर नीचे आए। भैया जाहिर सी बात है, जब ये पल्स आगे चली जाएगी तो ये पार्टिकल, जो देखो रस्सा पहले यहां था तो पार्टिकल यहां था, अब 2 मीटर ऊपर चला गया, पल्स आगे जाएगी तो ये 2 मीटर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये ए भाई ने जो पल्स क्रिएट करी वो चाह रही है। अब मान लो बी ने भी उसी लम्हे एक पल्स क्रिएट करी। जो बी ने पल्स क्रिएट करी, बी ने भी ऐसे हाथ को झटका, उसने भी क्या करा, पार्टिकल को ऊपर ले जाना है। सही है भैया? अब नोट करना, जो पार्टिकल यहां से ऊपर गया वो मान लो मेरा बेटा गया 5 मीटर ऊपर। कितना ऊपर गया? 5 मीटर ऊपर। अब दोनों ने पल्स क्रिएट करी। अब यहां पे मेरा बेटा हमारे पास मान लीजिए कुछ इधर एक पार्टिकल मौजूद है, इसका नाम पार्टिकल एक्स है। थोड़ी देर सोचो, अगर बी ये पल्स क्रिएट ना करता तो ये जो पल्स ए ने क्रिएट की थी ये मस्त यहां पे मूव करती हुई आती, एक्स को 2 मीटर ऊपर करती, पल्स आगे जाती, 2 मीटर नीचे आ जाता। अगर ये पल्स ना होती तो बी वाली पल्स एक्स पर आती, इसे 5 मीटर ऊपर करती, पल्स आगे जाती, 5 मीटर नीचे करती, पार्टिकल मस्त अपनी जिंदगी जीता। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी 2 पल्सें हैं जो पार्टिकल की तरफ आ रही हैं, और मान लो
ये दोनों पल्सेस एक ही वक्त में यहां पर पहुंच गई, मतलब एक्स पार्टिकल है। अब ए वाली पल्स भी यहां आई जो इसे 2 मीटर ऊपर ले जाना चाहती है, बी वाली पल्स भी यहां आई जो इसे 5 मीटर ऊपर ले जाना चाहती है। इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट है वो सम होगा दोनों की डिस्प्लेसमेंट का, वो सम होगा दोनों की डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि पार्टिकल 7 मीटर 2 + 5 7 मीटर ऊपर जाएगा और 7 मीटर नीचे आएगा। वजह भाई वेव क्या चाहती है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना, पार्टिकल को डिस्टर्ब करना। तो y1 पहली वेव पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेस करना चाह रही थी, y2 दूसरी वेव पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेस करना चाह रही थी, तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए। तो साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, y1 + y2। क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज यहां ध्यान में रखना कि ये आपके पास होती है वेक्टर एडिशन, ऊपर ऐसे एरो लगता है। सर वेक्टर एडिशन क्यों है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकलेगी पार्टिकल की, जब उसके ऊपर बहुत सारी वेव्स आके लग रही हैं तो वो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। सर फिर से बताएं, फिर से सुन लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है, एक पार्टिकल है मीडियम का, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे, एक वेव अगर अकेली यहां पर आती, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 होता। अब वो ऊपर होता है या नीचे, वो तो आगे फेस सेट करेगा, हम पढ़ चुके हैं ये बात, अभी हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। पार्टिकल के ऊपर वेव आगे लगी, वेव आई, इसे डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए थी y1, उसी लम्हे एक और वेव आ गई y2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी y1 + y2, बट दिस विल बी द वेक्टर सम। तीसरी वेव भी आ गई उसी वक्त, तो y1 + y2 + y3। आसान भाषा में एक पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू n नंबर ऑफ वेव्स इज y1 + y2 + y3 अप टिल yn, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल वेव्स। बस ये सम कैसा होगा, वेक्टर सम होगा। समझ आता है बात। चलो आगे देखो जरा, एक और मिसाल को लेके चलते हैं, उससे एक बात और समझाता हूं, फिर ये लिख भी दूंगा मैं। मान लो भैया यही हमारे पास दो लोग थे, ए भाई साहब और जनाबे वाला भाई साहब, इनकी जिंदगी में और कोई काम तो है नहीं, ऐसे रस से हिलाए जा रहे हैं। अब ए भाई साहब ने क्या किया, ए भाई साहब ने ऐसे एक पल्स क्रिएट करी, ठीक है, जो पार्टिकल को ऊपर ले जाने का काम कर रही है। कितना ऊपर भाई, 2 मीटर। बी ने बोला अच्छा बच्चू हम भी एक पल्स क्रिएट करेंगे। बी ने जो पल्स क्रिएट करी भाई वो इस तरह से जो पार्टिकल को नीचे ले जाने का काम कर रही है। चेक करो, ए ने क्या किया होगा, हाथ ऊपर लेकर गया और नीचे लेकर आया। बी ने उल्टा काम किया, बी हाथ नीचे लेकर गया और ऊपर लेकर आया। अब ए वाली पल्स भी आगे मूव कर रही, बी वाली पल्स बी के लिहाज से तो आगे ही जा रही है, ठीक है। और ये कितना नीचे लेके जा रहा है, मान लो 5 मीटर। सेट हो गया। अब वापस मैं यही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि पूरे कॉन्सेप्ट का फील आ जाए, और एक बात वैसे और भी समझानी है, आपस की बात है, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाली पल्स ना होती, ए वाली पल्स यहां पे आती, एक्स 2 मीटर ऊपर जाता, पल्स आगे निकलती, 2 मीटर नीचे आ जाता। ये ना होती, ये वाली पल्स यहां पर आती, एक्स भैया 5 मीटर नीचे जाते, पल्स आगे निकलती, 5 मीटर ऊपर आते। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये दोनों पल्सेस साइमल्टेनियसली पहुंच गई। ए चाह रहा है 2 मीटर ऊपर ले जाना, बी चाह रहा है 5 मीटर नीचे ले जाना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पार्टिकल 3 मीटर नीचे जाएगा। पॉइंट समझ में आया है, पार्टिकल 3 मीटर नीचे जाएगा। इतना आसान कॉन्सेप्ट। चेक करो, आपके पास एक डब्बा था, इस डब्बे के ऊपर फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की। डब्बा आगे मूव करेगा कितनी फोर्स की वजह से, 8 - 3 5 न्यूटन की वो फोर्स होगी जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अनबैलेंस फोर्स कितनी हुई, 5 न्यूटन। तो भाई ये 2 मीटर ऊपर ले जाना चाह रहा, ये 5 मीटर नीचे ले जाना चाह रहा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 3 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। तो वही बात हो गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मजेदार चीज नोट करो, ए ने यहां से पल्स क्रिएट करी जो 2 मीटर ऊपर ले आना चाह रही है, बी ने वहां से पल्स क्रिएट करी जो 5 मीटर नीचे ले आना चाह रही है। ऐसे मस्त ट्रेवल करती हुई आई, एक्स पॉइंट पे आके मिली, एक्स पॉइंट पे आपने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नापी, तो एक्स 2 मीटर ऊपर नहीं गया, 5 मीटर नीचे नहीं गया, एक्स सीधा 3 मीटर नीचे गया। आपको बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के वेक्टर सम हो गया, ऊपर वाले को प्लस ले रहे हो, नीचे वाले को माइनस ले रहे हो, तो आपका आंसर आ रहा है -3 मीटर के 3 मीटर पार्टिकल नीचे गया। उसके बाद क्या होगा, क्या पल्सेस मर जाएंगी, नहीं, पल्सेस ऐसे क्रॉस करके चली जाएंगी, पल्सेस ऐसे क्रॉस करके चली जाएंगी। और जब पल्सेस क्रॉस करके जाएंगी तो उसके बाद की जो फिगर होगी, अब डायरेक्टली स्ट्रिंग बना रहा हूं, ए और बी को भाग में डालो, वो इस तरह से बन जाएगी।
ये पल्स आगे जा रही है, ये पल्स यहां जा रही है, यानी कि ये अभी भी 5 मीटर नीचे ले जाना चाह रहा है, ये अभी भी 2 मीटर ऊपर ले जाना चाह रहा है, यानी कि पल्सेस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इंटरफेरेंस हुई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा और विदाउट चेंजिंग पल्सेस क्या हो गई, क्रॉस करके चली गई। ये वेव की एक प्रॉपर्टी है कि वेव्स आपस में मिलती हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर क्रॉस करके चली जाती हैं। सर वापस समझाएं, चलो वापस समझो। देखो पहले सर ये बता दें इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में डिफरेंस क्या है। इंटरफेरेंस का मायना है वेव्स का मिलना। वेव चाहती क्या है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम को डिस्टर्ब करना। जब दो वेव इकट्ठी एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, गोया कि इंटरफेरेंस करेंगी, तो पार्टिकल की जो नेट डिस्टर्बेंस है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो किस तरह निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो, इतने हिस्से को मैं आपको लिखवा देता हूं। अब बच्चे आपके सामने मैंने वही दो चीजें वर्डिंग के अंदर लिख दी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी, जल्दी से पढ़ लो इसको। 2 or more waves can travel simultaneously in a medium without affecting the motion of one another. दूसरा पॉइंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एनी इंस्टेंट, जब वो मिल रही होंगी जाहिर सी बात है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द टू वेव्स। ठीक है भैया, चलो सही है भाई, मिटाने लगा हूं 1 2, चलो देखो जल्दी से। अब बच्चे हमने करना क्या है, इसी फिनोमिना को जो भी हमने पढ़ा है इसको लेकर इंटरफेरेंस का फिनोमिना एक्सप्लेन करेंगे, फिर चलेंगे अपने पास पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए क्योंकि इसको मैं अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल करूंगा, फिजिकल ऑप्टिक्स या नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर में, जहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूटन रिंग्स, वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यहां इंटरफेरेंस ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही फिनोमिना, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो देखो भैया, मान लो बच्चे यहां पे मेरे पास एक कोई सोर्स है S1, यहां पे मेरे पास एक कोई सोर्स है S2 और यहां पे कोई एक मीडियम का पार्टिकल है, मस्त बैठा हुआ अपनी जिंदगी जी रहा है। ठीक है, S1 क्या करता है, कोई वेव प्रोड्यूस करता है और वो वेव ऐसे मूव करती हुई यहां पे आती है, इस वेव का नाम मैंने रख दिया Y1। S2 भी वेव प्रोड्यूस करता है और वो वेव भी ऐसे मूव करती हुई आती है, यहां पे इस वेव का नाम मैंने रख दिया Y2। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जितनी बात अभी आपने पढ़ी है उसको देखकर, ये जो पार्टिकल है अगर ये Y2 वेव ना आती तो Y1 की वजह से इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होती Y1। अभी Y1 ऊपर होगी या नीचे होगी, कितना ऊपर होगी कितना नीचे होगी ये हमें पता है, फेस सेट करेगा, वो एक अलग बहस है। ठीक है, बहरहाल इस वेव की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट होती Y1। अगर ये वेव ना होती, Y2 होती सिर्फ, तो Y2 की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट होती Y2। अब मसला ये कि यहां पे दोनों वेव्स मौजूद हैं, तो गोया मैं कहूंगा इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है Y नेट, दिस Y नेट विल बी इक्वल टू Y1 प्लस Y2। और आप नोट करो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि Y1 और Y2 जो है ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, देखो हमारे कोर्स में कौन सी वेव शामिल है, जो मीडियम को SHM कराती है। अगर Y2 ना होता, Y1 इसे अकेला SHM कराता, Y1 ना होता, Y2 अकेला SHM कराता, Y2 ना होता तो Y1 अकेला SHM कराता। अभी Y1 भी है Y2 भी है और साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब एक SHM Y1 की वजह से कर रहा है, एक SHM Y2 की वजह से कर रहा है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ SHM होगा या वेक्टर सम होगा इन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। समझ आती है बात की। ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ SHM नहीं पढ़ना, वैसे ही दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए कॉन्सेप्ट का फील दे रहा था। ठीक है, चलो अब अगर मैं बच्चे यहां पे Y1 और Y2 की इक्वेशन लिखता हूं, देखो Y1 और से देखना, Y1 से मुराद हो जाएगा A1 sin ओमेगा t माइनस KX1। अच्छा यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लो, ये जो दोनों सोर्सेज है ना मेरा बेटा, मेरे पास S1 और S2 सोर्सेज, ये दोनों सोर्सेज बच्चे हमने कंसीडर की हुई हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सर कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेज की दो डेफिनेशंस हैं, एक डेफिनेशन आपको अभी बताएंगे, एक डेफिनेशन लेक्चर के आखिर में बताएंगे। जैसे जब आप छोटे होते हो आपको बोला जाता है ना बाहर नहीं जाओ, बाहर आपको जो है वो अल्लाह बाबा मिल जाएगा, तो आप बड़े होते हो बाहर कोई अल्लाह बाबा मिलता है क्या, नहीं मिलता।
भाई होता क्या है, बाहर जाओगे, बाहर आपके पास धूल है, डस्ट है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये वाले मसले हैं ना बाहर जाने से। ठीक है, अल्लाह बाबा तो कोई नहीं मिलता है ना बड़े होने के बाद। तो बिल्कुल अभी आप समझ लो, अभी आप इस स्टेज के ऊपर हो कि मैं आसान वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ अल्लाह बाबा वाली। जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे इसी लेक्चर के आखिर में तो आपको इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बता दूंगा। तो आसान वाली डेफिनेशन क्या है कोहेरेंट सोर्सेज की, कि फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, दोनों की भाई सेम होगी। अब नोट करो, अगर दोनों सोर्सेज की, ये सोर्सेज साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, लाइट वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है, एक ही बात है, डजंट मैटर, ठीक है, वेव है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है ओमेगा, टाइम पीरियड और एफ, ये सब चीजें आपस में कांस्टेंट हो गई और मेरे बच्चे क्या हो गई, सेम हो गई। ध्यान में रखिएगा ये बात भाई। ओमेगा क्या होता है, 2πf, जब फ्रीक्वेंसी सेम तो दोनों का ओमेगा सेम। टी क्या होता है, टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो भी सेम। एफ तो वैसे ही मान लिया सेम। तो भैया इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर ये तीन चीजें आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोहेरेंट फोर्सेज के अंदर डेल्टा ओमेगा क्या होगा, 0 होगा भाई, चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होगी, उनके दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक बराबर है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, हमने वेव की इक्वेशन पढ़ते हुए ये बात पढ़ी थी कि अगर ओमेगा टी और के एक्स इनका साइन ऑपोजिट है, यानी यहां प्लस है यहां माइनस है, या यहां माइनस है यहां प्लस है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है या के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसका मतलब क्या है कि वेव प्लस एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है। अगर इन दोनों का सिमिलर साइन है, ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है। हम आसानी के लिए यहां पे प्लस मानेंगे, सर अपनी मर्जी से नहीं, हम मान के चलेंगे कि वेव ऐसे नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। सर बनाई तो आपने पॉजिटिव एक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पहले नेगेटिव एक्स की इक्वेशन से समझ जाओ गेम, उसके बाद तो फिर चैंपियन हो जाओगे ना, खुद ही ट्विकिंग करते रहना, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन पहली दफा समझना मुश्किल है। तो मान ले भाई पॉजिटिव एक्स के बजाय कहां ट्रेवल करिए, नेगेटिव एक्स में, दोनों का साइन सेम हो गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। और आसानी करने के लिए हमने एक और चीज मान ली, क्या कि इनिशियल फेस कांस्टेंट भी मान लिया, कितना है भाई, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी y1 की, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। अब फिर समझो, x1 से क्या मुराद है, यहां से लेके इस पार्टिकल तक का फासला, यानी कि गोया इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1। अब y1 वेव की वजह से ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये रही, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। टी से मुराद वो टाइम है जब यहां पे वेव पहुंची होगी। अगर y2 की इक्वेशन लिखता हूं तो y2 की इक्वेशन बनती है, y2 विल बी इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। देखो एम्पलीट्यूड अलग होगा, ओमेगा जो है ये तो सेम ही हो जाएगा ना भाई, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और x2 जितना डिस्टेंस इसने कवर किया। मैं फिर बता रहा हूं सर ये प्लस साइन कहां से कूद गया, भाई प्लस साइन इसलिए कूद गया, मैं मान के चल रहा हूं सोर्स यहां लगी थी, वेव ऐसे यहां पे आई, और S2 सोर्स यहां थी तो वेव ऐसे यहां पे आई। क्या फर्क पड़ता है, इसका मिरर इमेज समझ ले भाई वहां पे, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अब आप नोट करो, आपको देख के ही नजर आ रहा है यहां पे वाज़े तौर पे कि जो वेव 2 ने फासला कवर किया है वो ज्यादा है, और जो वेव 1 ने फासला कवर किया है वो क्या है, कम है। देखो नजर आ रहा है। सर क्या हमेशा ऐसा होगा, कोई लाजमी नहीं है। यही पॉइंट मैं यहां लेता तो x2 का फासला कम होता, x1 का फासला क्या होता, ज्यादा होता, समझाने के लिए, ठीक है। अब आप नोट करो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए x2 को ये कहूं कि इसने x1 के मुकाबले में थोड़ा फासला ज्यादा कवर किया है, तो क्या ये बात ठीक है, चेक करो। अब देखो मेरा बेटा, मैंने यहां पे आपके सामने क्या लिखा, मैंने ये माना कि जो y1 है इसने कुछ डिस्टेंस x कवर किया और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसको यहां नीचे लिख लेते हैं ताकि वहां गंदगी ना हो। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया बच्चे x प्लस डेल्टा x। सर डेल्टा x से क्या मुराद है, देखो भैया x2 ने कुछ फासला ज्यादा कवर किया, तो भाई x डिस्टेंस के अंदर कुछ जोड़ दो। भाई मान ले इसने 4 मीटर कवर किया, इसने 5 मीटर कवर किया, तो इसको मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 1 मीटर एडिशनल फासला है, यानी कि डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, एडिशनल फासला जो एक वेव ने दूसरी वेव के मुकाबले में कवर किया। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहां पे रखूं तो मेरा बेटा मेरे पास y1 वाली जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही बनेगी x1 के हवाले से। और y2 वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी y2 विल बी इक्वल टू मेरे बच्चे a2 साइन ओमेगा टी प्लस के, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस डेल्टा x। तो जब ये k ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बनेगा kx प्लस k डेल्टा x। क्लियर हो गया। ये वो इक्वेशन है जिसको लेके हमने आगे चलना है और जिससे सारी बातचीत होगी। ये भाई साहब हमारे पास एक वेव की इक्वेशन है जो y2 वाली है, और ये एक वेव की इक्वेशन है जो आपके पास y1 वाली है। अब आप नोट करो, अगर मुझे
बोला जाए यार आप एक काम करो, इन दोनों वेव्स के लिए फेज डिफरेंस मालूम करके बताओ। क्या मालूम करके बताओ? फेज डिफरेंस। तो भाई हमें पता है फेज क्या होता है, जो साइन के आगे लिखा होता है। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? इसका फेज φ2 माइनस इसका फेज φ1। तो भाई इसका फेज आपके सामने है, इसका फेज क्या लिखा हुआ है? इसका फेज है भाई ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका फेज क्या है? इसका फेज है भाई ओमेगा टी प्लस के एक्स। ब्रैकेट ओपन होगा तो बन जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी से ओमेगा टी, के एक्स से के एक्स मर गया, और ये हमेशा मर जाएगा, टेंशन नहीं लेना। वजह, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता ही कब है? जब वेव सेम डायरेक्शन में होती है। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो इन दोनों का साइन हमेशा आपस में क्या होगा? सेम होगा। भाई अगर पॉजिटिव एक्स पे होता तो ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स होता, ये भी क्या होता? ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही, टेंशन नहीं लेना, सब होता जाएगा। यहां पे क्या बचा? के डेल्टा एक्स, यानी कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो मेरा बेटा कितना आ रहा है? के डेल्टा एक्स। के डेल्टा एक्स को मैं फाई कह सकता हूं, सही है। ये के डेल्टा एक्स देखो भैया है क्या? दिस इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द टू वेव्स, जहन में रखिएगा बात। और अभी आपके पास ये डेल्टा फाई के बराबर आ रहा है, यानी कि के डेल्टा एक्स के बराबर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल से देखो हमने किया क्या, मैं फिर बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमने माना भाई दो सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज है, साउंड वेव जनरेट कर रही है। एक कोई मीडियम का पॉइंट मान लिया। हम कर क्या रहे हैं? एक वेव यहां से आई यहां पर, एक वेव यहां से आई यहां पे, y1 और y2। आपने इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आपने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? y1 प्लस y2 होगी, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने y1 की इक्वेशन लिखी, y2 की इक्वेशन लिखी। आपने कहा एक वेव दूसरी के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा फासला कवर कर रही है, तो आपने कहा भाई y1 अगर डिस्टेंस x कवर कर रहा है तो y2 डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x कवर कर रहा है। इसकी वजह से आपको पता चल गया दोनों वेव्स के अंदर कुछ क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस आ रहा है। दोनों वेव में क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक वेव कुछ एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है। फील भी करा देता हूं आपको, देखो समझो समझो समझो, फील करके जाओ, मजा आ जाएगा। देखो ये मान लो पहली वेव ऐसे आई यहां पे, दूसरी वेव जब यहां पे आई उसको मैं बना रहा हूं, देखो और से, ये देखो। अब आप नोट करो यहां से लेके यहां तक ये तो एक वेव है, यानी कि ये आपके पास मान ले y1 है भाई, ये मान लो आपके पास ये इधर तक आ रही है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, आसानी के लिए और समझाने के लिए, एक मिनट हो जरा, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। देखो ये मान लो मेरा बेटा आपके पास y2 है। अब देखो ये y1 इतना हिस्सा y2 का y1 के लिहाज से चेक करो, y1 का भी एक वेवलेंथ और ये एक वेवलेंथ, ये चेक करो 3/4 ऑफ द वेवलेंथ एक्स्ट्रा है, चेक करो, ये आधी वेवलेंथ और ये 1/4 और, तो 3/4 ऑफ द वेवलेंथ y2 ने एक्स्ट्रा कवर किया, तो इसकी वजह से आ रहा है फेज डिफरेंस। समझ आ गई? यानी कि एक वेव जो कुछ फासला ज्यादा कवर कर रही है डेल्टा एक्स, उसकी वजह से क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई हमेशा फाई के बराबर हो ऐसा लाजमी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहां पे इनिशियल फेज कांस्टेंट होता फाई नॉट, तो फिर फाई नॉट भी यहां पे आ रहा होता, फिर डेल्टा फाई आपका बन जाता फाई प्लस फाई नॉट। लेकिन ऐसा हमारे कोर्स में होगा नहीं, वैसे ही लिख लेना कहीं पे पॉइंट कि अगर एग्जामिनर को एमसीक्यू बनाते हुए बोल दे यहां पे फाई नॉट भी मौजूद है। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है भाई? दोनों वेव का फेज आपस में माइनस कर दो, तो फाई नॉट होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। भाई खुद सोचो ना, यहां फाई नॉट आएगा, माइनस करोगे तो के डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट बन जाएगा। के डेल्टा एक्स को आप फाई कह देना, तो फाई प्लस फाई नॉट विल बी द टोटल डिफरेंस। अभी फाई नॉट 0 है तो इसको उड़ा देंगे। समझ आ गई बात की? इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। हमने नेट डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है, और हमारे पास जो मेरे बच्चे हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ड्यू टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया पहली डिस्प्लेसमेंट आपके सामने लिखी हुई है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। दूसरी डिस्प्लेसमेंट आपके पास लिखी हुई है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस जो भी आपका फेज डिफरेंस है, और अभी आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर है मेरा बेटा? फाई के बराबर है, ठीक है। अभी निकाला हमने, पूरी बात कर ली। अब ये बच्चे आपके पास काम है जिसको आपने करना है। सर क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? अभी आपके सामने डिस्कस होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। सर तो कोचिंग वाले क्यों नहीं पढ़ाते? जो तो आपको कोचिंग वालों को पता होगा क्यों नहीं पढ़ाते वो इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गई बात की? अब आपने क्या करना है, देखो गौर से। ये मेरा बेटा आपके पास एक y1 इक्वेशन लिखी है, ये आपके पास एक y2 इक्वेशन लिखी है, इनको आपने ऐड करना है।
और एडिशन कैसी होगी, वेक्टर एडिशन होगी, जहन में रखिएगा। तो वेक्टर एडिशन करनी है भैया, वेक्टर एडिशन। अब मेरा बेटा इसको ऐड करके जो हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है ना, वो कुछ इस तरह से आती है, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देखो हम कर क्या रहे हैं, आपके पास एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है। S1 के सामने कोई पॉइंट है जहां पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम रखा हुआ है। S1 से एक वेव आई जो इसे Y1 डिस्प्लेस कराना चाह रही है, S2 से एक वेव आई जो इसे Y2 डिस्प्लेस कराना चाह रही है। आप निकाल रहे हो नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये है नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। पहली चीज नोट करो, नेट डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो ए नेट है। जो दो वेव्स इंडिविजुअली यहां पे आ रही थी, पहली वाली का एम्पलीट्यूड था A1, दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड था A2। यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया और एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, A नेट। सर A नेट कैसे आएगा, A1 A2 को जमा करके? नहीं, क्यों? वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन में कभी भी A1 प्लस A2 A नेट के बराबर नहीं होता। खुद सोचो, एक वेक्टर मेरा 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर मेरा 4 न्यूटन का है। मैं आपको बोलूं मुझे रिजल्टेंट बताओ, तो आप क्या 7 न्यूटन बताओगे? नहीं, आप बोलोगे भाई 3 और 4 के बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या है, उस एंगल की बेस पे काम होगा। तो अब नोट करो, यहां पे आपके पास ए नेट निकालने का जो फॉर्मूला है, ए नेट निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट इज ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos of delta phi, where delta phi is the phase difference, delta phi is the phase difference। अभी सब समझ में आएगा। सर ये फॉर्मूला तो कुछ R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे बच्चे, सही है। अभी बता भी देता हूं ये कहां से आया। ठीक, चलो देखो, इतना हिस्सा समझ में आती है, इसी को देखो बच्चों हम आगे समझते हैं। चलो इतने हिस्से को समझते हैं, आगे टेंशन नहीं लो, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो देख लो जरा, अभी समझ में आएगा। अब इसको नोट करो, इसको मैंने लिखा अपने पास A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये है मेरा बच्चा वेव नंबर 1 जिसका एम्पलीट्यूड A1 है। अब यहां पे आप देखो, साइन के आगे आपके पास जो लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी को मेरा बेटा मैंने कह दिया अल्फा और फाई को मैंने कह दिया मेरे पास बीटा। फाई क्या है, याद रखना, फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मेरे बच्चे, तो ये क्या बनेगा, ब्रैकेट में देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, यही होगा, प्लस कॉस अल्फा यानी कि ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉस अल्फा और साइन बीटा, यही होगा ना मेरे बच्चे फॉर्मूला। अब A2 को आप ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, क्या बनेगा भाई, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस A2 ब्रैकेट में जाएगा, A2 पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर A2 उस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा A2 cos फाई को पहले लिख दो, आसानी हो जाएगी आपके लिए, cos फाई और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कुछ नहीं किया, ये इसको बाद में लिख दिया, cos फाई को पहले लिख दिया, डजंट मैटर। अब वहां मल्टीप्लाई कर दो A2 को, तो बन जाएगा भाई A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये बन गए बच्चे हमारे पास, क्लियर हो गया। अब आप नोट करो यहां पे गौर से, यहां से आपको नजर आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, देखो मेरा बेटा कॉमन आ रहा है, चेक करो, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इन दोनों से क्या आ रहा है मेरे बच्चे, कॉमन आ रहा है, चेक कर लो जल्दी से। साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई और ब्रैकेट के बाहर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसे ही है, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, A2 साइन ऑफ फाई आ रहा है मेरा बेटा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए छोटी सी डेरिवेशन आपको बताई जा रही है। ये जो बच्चे आपके पास चीज लिखी हुई है, इन दोनों को A1 और A2 को ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ना, जिसे मैंने A नेट कहा था, A1 और A2 पहली वेव और दूसरी वेव को ऐड कैसे करना है, वेक्टर एडिशन। क्यों भैया, वेव की इक्वेशन में y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो y1 डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 1, y2 डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 2। तो जब सम करोगे तो वेक्टर सम है ना, वरना ऐसे सोच लो, y1 पहली वेव की वजह से पार्टिकल का SHM, y2 दूसरी वेव की वजह से पार्टिकल का SHM, तो दो SHM को सम करेंगे तो वेक्टर समेशन होता है। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है A नेट, ये मेरा बेटा A नेट का x कंपोनेंट है, ये मेरा बेटा
ए नेट का y कंपोनेंट है। एक हो गया x कंपोनेंट और एक क्या हो गया मेरा बेटा y कंपोनेंट। एक हो गया x और एक सिर्फ कैसे पहचाना, साइन कंपोनेंट y वाला हो गया, कॉस कंपोनेंट x वाला हो गया। अभी आपको वेक्टर से भी समझा देंगे, नजर आ जाएगा x और y। अब आपको a नेट निकालना है तो भैया अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए और आपको x का रिजल्टेंट पता हो और y कंपोनेंट रिजल्टेंट का पता हो तो ये फॉर्मूला था r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आप बोलोगे भाई a नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट a नेट के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस a नेट के y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x कंपोनेंट ये लिखा हुआ क्या बन जाएगा भाई, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई ऊपर आ गया होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा a2 साइन ऑफ फाई और ऊपर आ गया मेरे बच्चे होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारा आंसर आएगा। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या बनता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, सही हो गया। और यहां क्या बन जाएगा भाई a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है मेरा बच्चा, ये जो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको देखो गौर से, यहां लिख रहा हूं मैं जरा, a नेट आपके पास बन जाएगा अंडर रूट में आ गया भैया a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई और मैंने a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचता है भाई साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। देखो नजर आ रहा है आपको ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये पूरी चीज 1 के बराबर हो गई तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, चेक करो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। इतने हिस्से को मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर आपको पहले सवाल करा रहा हूं जो सवाल माजी में नस्ट के पेपर में आया और सिंध की जो नई किताब आई है उसमें उन्होंने उसको क्वेश्चन के तौर पे शामिल भी किया। ठीक है चलो देखो मैं रिवाइज कर रहा हूं हमने किया है, जल्दी से कोई मुश्किल नहीं है, सब समझेंगे। देखो भैया हमने माना एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, एक कोई पॉइंट है S1 से यहां पे वेव आया S2 से यहां पे वेव आया, ये चाह रहा y1 डिस्प्लेस करना, ये चाह रहा y2 डिस्प्लेस करना। हमने कहा नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम, ठीक है, ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, तो हमने बोला y1 प्लस y2। अब हमने उसकी दोनों की इक्वेशन बना दी, यहां पे दोनों में फेस डिफरेंस आ रहा है डेल्टा फाई को लिखा हुआ है यहां फाई, लेकिन मैंने बताया है डेल्टा फाई हमेशा फाई हो लाजमी नहीं है, फाई नॉट भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है डेल्टा फाई की टोटल इक्वेशन क्या हो सकती है फाई प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट इनिशियली अगर कोई फेस डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और ये फाई ड्यू टू पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो अभी तो हमने फाई नॉट को 0 माना हुआ है तो डेल्टा फाई के बराबर हो गया k डेल्टा x। और ये आ क्यों रहा है, क्योंकि एक वेव के मुकाबले में दूसरी वेव ने कुछ फासला ज्यादा कवर किया है। क्लियर हो गया। फिर हमने बोला भाई a1 पहले का एम्पलीट्यूड a2 दूसरे का एम्पलीट्यूड। अब जो आपका पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इन दोनों वेव के मिलने की वजह से उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो वो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मेहनत करिए। उसका एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 करके नहीं आएगा क्योंकि दोनों का वेक्टर सम है, तो आपने वेक्टर सम के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया जो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला होता है, वही फॉर्मूला यहां पे आ गया। तो a1 स्क्वायर पहले की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, a2 स्क्वायर दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। क्लियर है सर। ये आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, अभी आते हैं। ये आपने जो यहां थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी थी a नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा, वो थीटा कहां से आया था सब पढ़ते हैं अभी, पहले इतने हिस्से का सवाल देख ले। चलो इतना हिस्सा कॉपी करो, सवाल करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे जितना हमने पढ़ा इससे रिलेटेड आपके पास एक दो क्वेश्चंस मेंशन हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना एनईटी 2013 का या 14 का, ये क्वेश्चन सिंध बोर्ड की जो नई किताब है उसका क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है। यहां स्निपेट डिस्प्ले हुआ होगा, आप चेक करो इसको। ये क्वेश्चन और इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखो भैया आपने अभी ये पढ़ा जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है y नेट है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, उसकी तो भी इक्वेशन पढ़ेंगे a नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना वो आपको कैसे मिलता है अंडर रूट पहले वाली वेव का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली वेव का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई से क्या मुराद है मेरे बच्चे, फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब देखो सवाल,
पहले ये कर लेते हैं फिर उस पे आते हैं। कहते हैं इफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी का मायना क्या हो गया, कोहेरेंट सोर्सेज हैं एंड सेम एम्पलीट्यूड भी सेम दे दिया, वो उसकी मर्जी भाई कुछ भी दे दे। A1 इज इक्वल टू A2 और एम्पलीट्यूड को सेम कह रहा है, तो मिसाल के तौर पे मैं एम्पलीट्यूड को यहां पे मान लेता हूं B मान लेता हूं, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। ऑन सुपर इंपोजिशन मतलब एक का दूसरे के ऊपर आना, वेव्स का मिलना। सुपर इंपोजिशन प्रोड्यूस आ रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। गौर से सुनो, एक वेव y1 आई, एक वेव y2 आई। y1 y2 का आपस का एम्पलीट्यूड सेम था, इसका भी b था, इसका भी b था, ये मिली और इनके मिलने की वजह से क्या हुआ, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई। भाई ये चाहेगी पार्टिकल y1 डिस्प्लेस हो, दूसरी चाह रही है पार्टिकल y2 डिस्प्लेस हो, मिलने की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आई y नेट, उसका जो एम्पलीट्यूड था वो भी सेम था, उसका एम्पलीट्यूड भी क्या आया, b के बराबर आया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है वेक्टर एडिशन में। सोच के देखो भैया, आपके पास अगर एक वेक्टर 3 न्यूटन है, एक वेक्टर 4 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है? इनका रिजल्टेंट क्या 7 न्यूटन होगा हमेशा? नहीं। सोचो, इनका रिजल्टेंट 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट है ये, डिपेंड करेगा। गौर से सुनो, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। सर 1 न्यूटन कब होगा? जब दोनों ओपोजिट होंगे, ऐसे 4 यहां है 3 यहां है, 180 डिग्री का एंगल, तो ये बनेगा। जब दोनों सेम फेज में होंगे 0 डिग्री पे, तो 7 न्यूटन बनेगा। अगर 90 डिग्री पे होंगे तो 5 न्यूटन बन जाएगा। अगर 30 डिग्री पे होंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री से निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। गौर से सुनना, जो आपके पास नेट एम्पलीट्यूड होता है, गौर से देखना, जो आपके पास नेट एम्पलीट्यूड होते हैं ना, नेट एम्पलीट्यूड दो वेव्स के मिलने की वजह से ये A1 प्लस A2 से लेकर A1 माइनस A2 के बीच में हर जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि समझो, अगर आपके पास दो वेव्स हैं जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, एक वेव का एम्पलीट्यूड था 3 मीटर, एक का एम्पलीट्यूड था 4 मीटर, तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेव का या रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, दोनों मिली तो जो रिजल्टेंट पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये बच्चे 1 मीटर भी हो सकता है और 7 मीटर भी हो सकता है, और इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर सुनो, y1 एक वेव आई, y2 दूसरी वेव आई, मिली। A1 पहले का एम्पलीट्यूड, A2 दूसरे का एम्पलीट्यूड। मैंने कहा जब मिलेंगी तब भी तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब वेक्टर सम हो जाएगा, दोनों की वजह से मिलाकर नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो उसकी वजह से जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 से लेकर A1 माइनस A2 तक कुछ भी हो सकता है। तो 3 मीटर 4 मीटर है, जोड़ो 7 मीटर, माइनस करो 1 मीटर, तो 1 मीटर से 7 मीटर तक कुछ भी हो सकता है। सर 2 मीटर हो सकता है? हो सकता है। 3 मीटर 3.5, 4.9, 5.2, 6.3, 7 तक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। अभी उस पर बहस करते हैं, ठीक है? अब यहां देख लो भाई, तो इससे परेशान नहीं होना कि पहले का एम्पलीट्यूड B था, दूसरे का B था, तो रिजल्टेंट B कैसे हुआ? भाई B और B था तो इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता था? 2B, जोड़ के ना, B प्लस B, A1 प्लस A2, B प्लस B। मिनिमम क्या हो सकता था? 0, B माइनस B, A1 माइनस A2। तो 0 से 2B के बीच में कुछ भी हो सकता था। 0.5B हो सकता था, 0.75B हो सकता था, 2B हो सकता था, B हो सकता था। तो सवाल वापस पढ़ लो, वापस आए थे सवाल पे, सवाल में हम भाग गए थे इधर उधर, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो क्या कहता है भाई, ये कहते हैं जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? B है। द वेव डिफर इन फेज बाय, वेव का आपस में फेज डिफरेंस आपने बताना हैगा। नेक्स्ट में पूछा गया 2014 में। दावे से कह रहा हूं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये टॉपिक छुड़वाना होता है या नहीं पढ़ाना होता, वो आपको ये चीजें कभी दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है? चलो आगे देख लो अब जल्दी से। अब भैया इसमें करना क्या है, आपको फॉर्मूला पता है ए नेट का। ए नेट कितना है आपके पास? B है, अंडर रूट B, A1 की जगह भी B स्क्वायर फॉर्मूले का, A2 की जगह भी B प्लस 2B इंटू B, तो B स्क्वायर बन गया। कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, वेयर डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस। सर आपने पीछे डेल्टा फाइव की जगह फाइव लिखा था, क्योंकि फेज डिफरेंस अभी फाइव को ले सकते हो आप, फाइव नॉट को 0 लिया भाई क्योंकि आपने, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो B स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई साहब 2B स्क्वायर प्लस का 2B स्क्वायर कॉस ऑफ, इसको 5 कर सकते हैं, फाइव नॉट को 0 मान के,
इसको वहां बेच के माइनस करते भाई, बी स्क्वायर माइनस 2b² कितना हुआ, माइनस का b², 2b² मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2b² इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। b² से b² मर गया, क्या बचा माइनस का हाफ, फाई विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का हाफ। कॉस इनवर्स माइनस का हाफ जो होता है वो मेरे बच्चे होता है 120 डिग्री, और अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ऑप्शन सारे रेडियन में दिए हुए हैं, तो ये कैसे होगा भाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 चला गया, 6 2 और 6 3 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे करेंगे ये सब काम, ये बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 अपलोड हुआ है, उसको आप देख सकते हो, उसमें ये सब चीजें सिखाई हुई, ठीक है। अब बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन वहां गिवन है। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक काम यहां पे करना लाजमी, आगे वाली चीजें अच्छी समझ में आएंगी वीडियो को पॉज करके। अगर मैं बोलता कि रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड है 2b, क्या है 2b, तो आप यहां पे रखते 2b और फेज डिफरेंस निकालते। फिर अगर मैं बोलता रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड है 0, तो भी आप ये काम करते। अगर मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूं यहां पे करने के लिए, वीडियो को पॉज करके यू आर सपोज टू डू दिस। एक, अगर रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड 2b है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड 0 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर, गौर से सुनना, अगर रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड √2b है, b रूट से बाहर है, 2 रूट के अंदर है, तो क्या होगा। इसका आंसर आएगा 0 डिग्री, इसका आएगा 180 डिग्री, इसका आएगा 90 डिग्री, और √2 कितना होता है 1.414 होता है, तो 1.4b, तो मैंने क्या कहा था इस केस के अंदर a1 + a2 से a1 - a2 तक होगा, तो a1 + a2 कितना है 2b से 0। आपका जो एंगल दिल करता है, जो एंगल दिल करता है यहां पे रख के देख लेना, इसका आंसर 0 और 2b के बीच में आ रहा होगा। ये 3 आपने मुझे लाजमी करने हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देख लो, ट्रेवलिंग साइन वेव, ये सवाल सिंध बोर्ड में मौजूद, इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 अदर साइन वेव्स विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द 2 कंपोनेंट वेव्स ईच हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। सर क्या दोनों वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होगा, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल पैटर्न के लिए बेहतर है कि दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा रखा जाए, सेम रखा जाए, वरना कोई लाजमी नहीं है। अब देखो क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर, पहले यहीं पे रुक जाओ। अगर 2 वेव है, एक का एम्पलीट्यूड 5, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कहां और कहां हो सकता है, सोचो। 5 + 5 10 सेंटीमीटर, 5 - 5 0, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात हो गई ना। इफ द रिजल्टेंट वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 6.69 सेंटीमीटर, पॉसिबल है, इस रेंज में आ रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बताओ भाई फेज डिफरेंस क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, यहां रखना 6.69, 5 5 2 × 5 × 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे यहां पे आप निकालोगे अपना, अरे भैया ये देखो 6.69 का ऊपर आ गया स्क्वायर, will be equal to 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 cos ऑफ डेल्टा फाई। सही है भाई, सिंप्लीफाई करोगे फाई का वैल्यू निकालोगे, डेल्टा फाई का वैल्यू निकालोगे, वो आ रहा होगा समवेयर अराउंड 96 डिग्री। समझ आती है बात की। यहीं पे वीडियो को पॉज करके क्या करना, 10 सेंटीमीटर अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता तो इसका आंसर आएगा 0 डिग्री, अगर 0 सेंटीमीटर होता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। यहां तक कॉपी करो और ये सवाल करो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं, और हम लोगों ने अब ये देख लिया कि जब कभी भी आपके पास 2 वेव्स इंटरफेयर करती हैं y1 और y2, तो जो पार्टिकल है उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, इसकी इक्वेशन y1 + y2 आप लिखोगे किस तरह से, a1 sin ωt + kx प्लस a2 sin ωt + kx प्लस डेल्टा फाई, ठीक है, जो कि फेज डिफरेंस को शो कर रहा है। फिर हम आगे चले और हमने कहा कि यहां पे मेरा बेटा आपके पास आ रहा है a नेट का जो x कंपोनेंट था, और यहां आपके पास था sin ωt + kx। सिमिलरली यहां पे आपके पास आया था जो भी मेरा बेटा a नेट का y कंपोनेंट था, और साथ में आपके पास क्या था cos ωt + kx। सर ये सब क्या कर दिया, अरे भैया a नेट का x कंपोनेंट जो ब्रैकेट में भी था, कॉपी में देखो a1 + a2 cos फाई, यहां क्या था a2 sin फाई, तो उन्हीं को a नेट का x और y कंपोनेंट का जहां से हमने अपना काम किया था। तो भैया a नेट का जो x कंपोनेंट है उसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा,
और ए नेट के वाई कंपोनेंट को लिख सकते हैं ए साइन थीटा। अब इस चीज को जरा यहां पे वेक्टर एडिशन से समझ लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसकी मदद से बनने वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखो, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास पहली वेव का एम्पलीट्यूड था A1, यहां कहीं पे मेरा बेटा आपके पास ये दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, A2 आ रहा है। इसी का अगर मैं एक फ्री वेक्टर बना के इधर ले आऊं, देखो और से, ये कुछ ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। ये मेरा बेटा आपके पास A2 वेक्टर एज इट इज आ गया, और इन दोनों के दरमियान में यहां पे जो एंगल है वो कितना है आपके पास, डेल्टा फाई है, विच इज द फेज डिफरेंस। अब जो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, ये है मेरा बेटा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको आप कह रहे हो ए नेट। गौर से देखते चलना, ए नेट सही। अब डेल्टा फाई आपके पास एंगल है बिटवीन A1 एंड A2। आप नोट करो कि आपको नजर आ रहा है ए नेट भी A1 से कुछ एंगल बना रहा है, दिस इज थीटा एंगल। ए नेट का A1 के साथ जो फेज डिफरेंस है वो थीटा का है, जो एंगल का डिफरेंस है वो किसका है मेरे बच्चे, थीटा का है। क्लियर हो गया? आप गौर से देखते चलो, यहां पे यही सब चीज वेक्टर से भी एक्सप्लेन हो सकती है। देखो, अब अगर मैं इसी को ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल भी आपका डेल्टा फाई बन जाएगा। अरे भैया, A1 A2 के बीच का ही तो एंगल डेल्टा फाई है। अगर मैं यहां पे A2 के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो भाई एक कंपोनेंट ये बनेगा, और इसको भी हटाओ यहां से, इसको यहां देखो, और एक कंपोनेंट मेरा बेटा देखो ये वाला बन जाएगा। ऐसे ही है, ये कौन सा बनेगा, A2 साइन ऑफ फाई। ये क्या बनेगा मेरा बेटा, A2 कॉस ऑफ फाई। यही बन जाएगा आपके पास कंपोनेंट। अब गौर से देखो, अगर आपको बोला जाए रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट बताओ, तो भैया ये पूरा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ये होगा a नेट का y कंपोनेंट, तो भाई ये पूरा a नेट का y कंपोनेंट है। a नेट का y कंपोनेंट यहां पे क्या लिखा हुआ था, A2 साइन फाई। ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ये ए नेट का x कंपोनेंट है, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई, और यहां पे क्या लिखा हुआ था, A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये तो लिखा हुआ था। सिमिलरली अगर आपको ए नेट का y कंपोनेंट चाहिए तो A जो साइन थीटा होगा, ये देखो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A साइन थीटा, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे लिख दिया A साइन थीटा। सिमिलरली ये वाली साइड अगर आपको चाहिए इस ब्लैक ट्राइंगल की, ये देखो ब्लैक वाली लाइन की, अगर मुझे ये वाली साइड चाहिए ये, तो भाई ये अगर ए नेट है तो ए नेट कॉस थीटा, ए नेट साइन थीटा, तो इसे मैंने लिख दिया ए कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ गई? बस इस तरह से किया था। ये आगे आपके पास आ गया मेरा बेटा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये आपके पास आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर हो गया? और यहां से आपने साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और मेरे बच्चे आपके पास ये जो इक्वेशन थी ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन है जिसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इंक्लूड है, डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे समझ में नहीं आता कि विदाउट डेरिवेशन आप ये कैसे करा सकते हो, लेकिन कराने वाले करा देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता दी। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा में इसको बंद करोगे तो ये बन जाएगा ए नेट के बराबर है। ठीक है, समझ आ गई? ए नेट आपने कैसे निकालना था, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, वेयर डेल्टा फाई वाज द फेज डिफरेंस। ये थीटा क्या है, थीटा ए नेट का एंगल है A1 के साथ। क्या ए नेट और A1 में कितना फेज डिफरेंस है वो थीटा। अगर आपको बोला जाए भाई थीटा कैलकुलेट करके बता दे यार, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे भाई, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये यहां से यहां, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, इसके अंदर परपेंडिकुलर ये साइड है यानी कि ए वाई डिवाइडेड बाय बेस, ये साइड है यानी कि ए एक्स, ए नेट का एक्स कंपोनेंट यानी कि, तो याद आएगा ए एक्स। सिंप्लीफाई कर ले भाई, ए वाई क्या हो जाएगा, A2 साइन ऑफ फाई अपॉन में आ जाएगा, बेस क्या है A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। थीटा ए नेट का एंगल है A1 के साथ। सही हो गया? अच्छा, अब इससे परेशान नहीं होना सर, यहां पे किसी किताब में कुछ और है, डजेंट मैटर। वजह आपने इनिशियली सोचो कौन सी वेव अज्यूम की थी जो प्लस नेगेटिव एक्स के अलोंग चल रही है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो यहां ओमेगा टी प्लस के एक्स था। पॉजिटिव एक्स के अलोंग होती तो यही फॉर्मूला बनता ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट होती तो कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होती तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। क्लियर हो गया भाई साहब?
तो ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ कहानी थी इससे रिलेटेड। इतने हिस्से को कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और इसके बारे में अब इंटरफेरेंस के ऊपर चलते हैं। अब भैया इसके अंदर ना एक चीज जरा पहले ये समझ लीजिएगा इंटरफेरेंस पे जाने से पहले। क्या चीज? ये चीज मेरे बच्चे जरा क्लियर कर लीजिएगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था ए नेट का जो वैल्यू था, आपने नोट किया ए नेट का वैल्यू A1 प्लस A2 से लेकर A1 माइनस A2 तक हो सकता था। बोलो हाँ या ना? भैया मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या हो सकता था? A1 प्लस A2। मिनिमम क्या हो सकता था? A1 माइनस A2। यानी मैं कहूंगा जब दो वेव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ये है, मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ये वाला है। और ये सारी चीजें कि मैक्सिमम से मिनिमम कब होगा या कोई भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा था? फेस डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। क्यों? आपने ए नेट का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये ए नेट किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा फाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर डेल्टा फाई 0 डिग्री है तो ए नेट मैक्सिमम हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन भी दिए करने के लिए। अगर डेल्टा फाई 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, इंटरफेरेंस की बातचीत करते हैं। अब बच्चे जिस तरह से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात की थी उसी तरह से इंटेंसिटी की भी बात कर ली जाए। सर इंटेंसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपके पास किसी भी गिवन मीडियम में एक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। समझिएगा बात को, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। अगर किसी भी गिवन मीडियम में एक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो देखो होगा क्या, जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी तो इनके मिलने की वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू हो सकती है A1 प्लस A2 से लेकर A1 माइनस A2 तक। इसी तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेंज होगी। पहली वेव की इंटेंसिटी I1 थी, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो मिलकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो भैया देखो, हमें पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, मिलाएंगे तो बन जाएगा I विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। ऐसे ही अब आप देखो हमारे पास नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा? ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, या डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा? I डिवाइडेड बाय K बन जाएगा। यही चीज I डिवाइडेड बाय K बन जाएगी। यही चीज समझते हैं? यहां लाके पुट करो, ए नेट की जगह पे आ जाएगा I नेट अपॉन के। भाई ए स्क्वायर की जगह आ रहा है I बाय के, तो I नेट अपॉन के, नेट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिवाइड बाय के। A1 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय के। I1 पहली वेव की इंटेंसिटी, I2 डिवाइडेड बाय के दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2। अब यहां लिखा है A1 यानी कि इस पे स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं यहां से A का वैल्यू निकालूं क्या बनेगा भाई? अंडर रूट I डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। अगर रूट को दोनों पे अलग अलग कर लूं वैसे ही तो बनेगा अंडर रूट I डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। तो लिखो जरा यहां पे A1 की जगह पे आएगा अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। A2 की जगह पे आएगा अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। आगे आगे आपके पास कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सही कर क्या रहे हैं? पहली वेव आके मिली, दूसरी वेव आके मिली, इनके मिलने की वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ हो गया, यानी कि A1 A2 को मिला के एक नया एम्पलीट्यूड आ गया, तो उसकी वजह से नई इंटेंसिटी जो आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भैया? अब क्या करेंगे भाई? देखो I नेट डिवाइडेड बाय K विल बी इक्वल टू I1 अपॉन K प्लस I2 अपॉन K प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन में अंडर रूट के को अंडर रूट के से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट के का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को मार देगा, के बच जाएगा। देखो भाई के हर जगह पे कॉमन है, अगर मैं के को कॉमन निकाल लूं तो के से के मर जाएगा, यानी कि के की कहानी यहां पे हो गई खत्म। ये है मेरा बेटा आपके पास क्या? रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। ये है आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। इंटेंसिटी क्या थी? पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप नोट करो दोनों चीजें, नेट एम्पलीट्यूड भी फाई पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है? फाई पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात की?
समझ आती है बात की? इतना हिस्सा क्लियर है? चलो आगे देख लो अब जल्दी से, ठीक है। और हमारे पास चलो अब देखो भैया, अब हम चलते हैं बच्चे, हमारे पास फाइनली आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ठीक है जी, बहुत देर से इंतजार इन्हीं चीजों का था, ठीक है बच्चे, ये सब चीजें पढ़ना जरूरी था वरना आपको समझ में नहीं आता। अब देखो गौर से समझो, दो वेव आपस में मिली तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, मैंने कहा उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है a1 प्लस a2 से लेके a1 माइनस a2 तक। समझो 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 समझो। मान लो आपके पास एक जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड था 12 मीटर, एक एम्पलीट्यूड था या एक वेव है बच्चे उसका एम्पलीट्यूड था 5 मीटर। जब ये दोनों मिले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? 12 माइनस 5 यानी कि आपके पास बना 7 मीटर, 12 प्लस 5 यानी कि आपके पास बना 17 मीटर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 7 मीटर एंड 17 मीटर, 8 भी हो सकती है, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, जो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। और फेज डिफरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे कि एक वेव ने दूसरी के मुकाबले में कितना एक्स्ट्रा फासला कवर किया। समझ आ गई बात की? ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, गौर से सुनना बच्चे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मायना है दो वेव्स का आपस में मिलना और इस तरह से मिलना कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो a1 प्लस a2। गौर से सुनना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, कि उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड पॉसिबल ना हो वेव के मिलने के बाद। यह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? वेव्स का मिलना और ऐसा मिलना कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए। एक और तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स का मिलना और ऐसा मिलना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम। सर उसकी वैल्यू क्या होती है? वो भी आगे आएगा, टेंशन नहीं लो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वेव मिलती है तो एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 करके नहीं आता, वेक्टर एडिशन है तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई आता है। ठीक, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है जो पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कि वेव्स मिली और ऐसे मिली कि एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम। सही है? चलो देखो अब जल्दी से। अब देखो हमें हमारा जो नेट एम्पलीट्यूड अगर बात करें तो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of delta phi, where delta phi was the phase difference। नेट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? cos of delta phi पे। सोचो अगर मैं कहता हूं कि भैया मेरा नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका एक ही मतलब है कि मेरे पास cos का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। cos के फंक्शन का वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर मैं cos इनवर्स 1 कर दूं डेल्टा फाई का वैल्यू निकालने के लिए, क्या कर रहा हूं भाई? cos इनवर्स 1। तो भाई मुझे पता चला 0 डिग्री के ऊपर cos इनवर्स 1 होता है, मतलब 0 डिग्री पे cos का वैल्यू 1 होता है। फिर cos 360 डिग्री भी क्या होता है भाई? 1 होता है। अरे भैया cos इनवर्स 1 चेक करोगे ना तो 0 डिग्री आएगा, ये पहली वैल्यू है। cos 0 डिग्री 1 है, cos 360 डिग्री भी क्या है? 1 है। cos 720 डिग्री भी क्या है? 1 है। चलते जाओ आगे। cos 1080 डिग्री भी क्या है? 1 है। इसका मतलब 360 डिग्री को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 1 आएगा। देखो ना भैया, अगर मैं 360 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो cos 360 डिग्री 1। सर 1 से क्या हो रहा है? अरे भैया cos का वैल्यू मैक्सिमम, जब cos का वैल्यू मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटरफेरेंस कैसी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी को मेरा बेटा रेडियन में करके देख लें, 0 का मतलब तो 0 रेडियन, 360 मतलब 2 पाई, 720 मतलब 4 पाई, आगे चलो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, करते करते करते, यानी कि 2 पाई को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई। गोया कि अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, तो इंटरफेरेंस कैसी होगी? कंस्ट्रक्टिव। गोया कि वेव्स ऐसे मिलेंगी कि एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस इनमें से कोई है
तो वेव ऐसे मिलेंगी कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखो फिर समझो, दो वेव आ रही है, एक वेव आपके पास है y1, देखो समझो y1, और एक वेव है y2। y1 का एम्पलीट्यूड 12 मीटर है, मान ले भाई y2 का एम्पलीट्यूड 5 मीटर है। मिलने के बाद इनका एम्पलीट्यूड 7 मीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है, 9, 10, 10.5, 10.1, 11.2, 11.99, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 इस रेंज में नहीं आ रहा, ठीक है, 15.5, कुछ भी हो सकता है यहां से यहां तक। मिलने के बाद अगर इनका एम्पलीट्यूड 17 मीटर है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो 2πn होगा। 2πn का मतलब कोई भी मल्टीपल 2π का रहा होगा, 0, 2π, 4π, 6π, समझ आ गई। अब अगर इसी को पार्ट डिफरेंस पे लेके जाओ, सर पार्ट डिफरेंस पे क्यों लेके जा रहे हैं भाई, दो में फेज डिफरेंस आता ही क्यों है, सोचो, सोच के देखो, दो वेव्स में फेज डिफरेंस आता ही क्यों है, क्योंकि एक वेव दूसरे के मुकाबले में किसी सर्टेन पॉइंट तक आने के लिए कुछ फासला एक्स्ट्रा कवर करती है। तो वो जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, उस डेल्टा एक्स की वजह से आता है फेज डिफरेंस। तो मुझे वही निकालना है। तो भैया हमें यह बात पता है कि आपके पास जो फेज डिफरेंस है, और जहन में रखना मैं मान के चल रहा हूं कि इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या है, 0, जो कि आपके कोर्स वाले हमेशा मानेंगे, बट ना थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो वो जरूरत नहीं है, कोर्स में नहीं है तो पढ़ा नहीं रहा। तो ये बन जाएगा आपके पास k टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। अब आपको पाथ डिफरेंस निकालना है दो वेव्स के बीच का। तो ये बन जाएगा मेरा बेटा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई के। के का होता है 2π बाई लेमडा, पलटेंगे तो लेमडा बाई 2π मल्टीप्लाई बाई डेल्टा फाई। देखो अगर मैं यहां 0 लगता हूं तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, आंसर इज 0। अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मतलब यहां एक सोर्स S, यहां एक सोर्स S, इनके बिल्कुल बीच में पॉइंट है, एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, दोनों वेव ने एक जितना फासला कवर किया, पाथ डिफरेंस हो गया 0। पाथ डिफरेंस के 0 होने की वजह से फेज डिफरेंस भी क्या हो गया, 0। और जब फेज डिफरेंस 0 हो गया तो cos 0 डिग्री 1, तो a² प्लस 2a1 a2, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, अंडर रूट a1 प्लस टोटल a1 प्लस a2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है a1 प्लस a2। फिर देखो पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, यहां से आ गया, यहां लाके फेज डिफरेंस 0 रखा, cos 0 डिग्री 1, तो बना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a प्लस b का होल स्क्वायर बना, स्क्वायर से रूट मर गया, तो बन गया a1 प्लस a2, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां रखो 2π, 2π से 2π मर गया तो लैम्डा, यहां रखो 4π, 2π 1 जा 2π 2 जा, तो क्या बन गया 2 लैम्डा, चलते जाओ 3 लैम्डा 4 लैम्डा, अब टिल n लैम्डा। यानी कि अगर गौर से सुनना, अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है, पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है, लैम्डा का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है, लैम्डा हो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो आपके पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि वेव्स ऐसे मिलेंगी कि एम्पलीट्यूड कैसा होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। इसी को एक और तरह से भी लिखते हो आप, इसी को लिखने का एक तरीका ये होता है लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये भी समझ लो जरा। 2n है कोई भी इवन नंबर, 2n है इवन नंबर की जर्नल फॉर्म। अगर आपको बोला जाए दुनिया में कोई भी इवन नंबर लिखना है तो 2n जनरल फॉर्मूला है, n में कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, इवन नंबर जनरेट होगा। इवन नंबर का मतलब है जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि अगर पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस की बात चल रही है, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। देखो ना 2 से 2 मर जाएगा, n लैम्डा बन जाएगा। ये सारे तरीकों से एग्जामिनर पूछता है। तो अभी तक आपने क्या बात सीखी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स आपस में ऐसे मिलती हैं कि एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर है। फिर आपने पढ़ लिया कि ऐसा कब होता है, जब फेज डिफरेंस 2n π हो, 2π का कोई मल्टीपल हो जाए, 0 2π 4π 6π, या पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स क्या हो जाए, आपके पास n लैम्डा हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाए। अब इसमें जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, क्रस्ट पे क्रस्ट आने वाली, ट्रफ पे ट्रफ आने वाली, उसे पढ़ते हैं और रिजल्टेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं, जल्दी से देख लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझते हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप खुद ही कर लोगे, उसमें कोई कमाल नहीं है, बस उसमें सारी चीज को आपने उल्टा कर देना है भाई उठा के, ठीक है। चलो देखो, अब जो अमूमी तौर पे ये पढ़ाया जाता है, देखो वो इस तरह से पढ़ा दिया जाता है कि क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। अब आप पहली बार इसका कॉन्सेप्ट ना फील करते चलना कि भाई हो क्या रहा है यहां पे। देखो ये आपके पास ऐसे वेव आ रही है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे। चलो देखो भैया, ये मेरा बेटा हमारे पास मान लो एक और वेव है, ठीक है। ये मान लो मेरे बच्चे आपके पास एक और वेव है, ठीक है। इसको कह दिया वेव नंबर 1, इसे कह दिया वेव नंबर 2, इसे कह दिया वेव नंबर 3। अब देखो, अगर वेव 1 वेव 2 के साथ सुपर इंपोज हो जाए, मिल जाए, इंटरफेयर करे, नोट करो, जब वेव 1 शुरू हुई वेव 2 भी तभी शुरू हुई, गोया पाथ डिफरेंस 0। अबे दोनों साथ में शुरू हुई ना, ठीक है, और दोनों ने एक ही जितना ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नोट करो आप जरा, इसके क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, तो गोया आपने क्या सीखा, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो क्या होगी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यह है ये दोनों वेव्स आपस में इस तरह से मिलेंगी कि इनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 डिग्री है, और इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 करके आ रहा होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब वेव 2 और वेव 3 को देखो, वेव 2 ये शुरू हुई, वेव 3 ये शुरू हुई, क्या दोनों साथ में शुरू हुई? नहीं, गोया कि इन दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस मौजूद है। दिस इज द पाथ डिफरेंस इन बिटवीन द टू वेव्स। क्लियर है? या ऐसे समझ ले भाई, इस पॉइंट पर वेव्स आ रही हैं, या ऐसे समझ लो किसी भी एक पॉइंट पे वेव्स आ रही हैं, एक वेव ने ज्यादा फासला कवर किया, एक वेव ने कम फासला कवर किया, तो पाथ डिफरेंस तो है बीच में, ठीक है। फेज डिफरेंस भी है, पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आता है, के डेल्टा एक्स, पीछे एक लेक्चर भी पूरा किया है इस पर, ठीक है। देखो अब जरा, अब पाथ डिफरेंस है कितना, देखो ये जो वेव 2 है ये एक वेवलेंथ पहले चल चुकी थी जब दूसरी वेव आई, या वेव 2 ने एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा चली है, ये पूरी एक वेव है ना, एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा चली है, यानी कितना है ये लैम्डा है। और जरा फेज डिफरेंस भी देख लो लगे हाथों, इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस देखो, इसने एक वेव एक्स्ट्रा चली, एक पूरी वेव का फेज डिफरेंस क्या होता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, ऐसे ही। अब चेक करो, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे क्रस्ट, गोया फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वही तो आ गई, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा हमेशा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई लोग, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है भैया। तो ये था आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टू वेव्स सुपर इंपोज ईच अदर इन सच अ मैनर कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है भाई, मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए यार रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जरा इक्वेशन भी ड्राइव करा दे यार, तो आप बोलो भाई कोई मसला नहीं है, ए नेट का स्क्वायर बराबर है भाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है? अब चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होता है, 0, या इवन कोई भी मल्टीपल 2 पाएगा, इसको हम इन फेज पॉइंट्स भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन फेज पॉइंट्स का मतलब क्या है, अगर दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है फेज का वो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो इन फेज कहलाती है वो, ठीक है। अच्छा, इन फेज इसलिए कि बेटे लाइक पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने क्या करना है भाई, मैक्सिमम करना है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो वो तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा और वो 1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा आपका ए नेट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0 cos 2 पाई cos 4 पाई cos कुछ भी डालेगा भाई, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये बन गया, ये इसको बना ले भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। भाई साहब खोल के चेक भी कर लो सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 यही बन रहा है, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दे भाई, तो तुम्हारा जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 के बराबर आ रहा है, ये नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल ऐड हो जाता है,
अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सिमिलर होता, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 होता, और उसको आप A कह दो मिसाल के तौर पे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है आपके पास? 2A के बराबर आता है। ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड एक बराबर है तो वो 2A हो जाएगा। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। कॉस फाई रूट से बाहर है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और वो तब होगा जब कॉस फाई मैक्सिमम है। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1, तो जब +1 होगा तो ये चीज देखो ऐसे बन जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 हो जी। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। सर ऐसे क्यों लिखा? अभी वजह पता चल जाएगी। फर्क कोई नहीं पड़ा, ये और ये एक ही चीज है। क्यों सर? भाई स्क्वायर से रूट मरेगा I1 लिखा है, स्क्वायर से रूट मरा I2 लिखा है। अब इसको अगर आप देखो तो मैं A प्लस B के होल स्क्वायर में बंद कर रहा हूं। कैसे? ये मैं क्या निकाल रहा हूं? मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये बन जाएगा भैया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर देखो बन रहा है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर बन रहा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? अंडर रूट I1 प्लस I2 का अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? A1 प्लस A2। समझ आ गई भाई साहब बात? चलो कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं जल्दी से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलती हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। यह काम कब होता है? जब आपके पास फेज डिफरेंस या तो 0 हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π हो जाए, या 360 डिग्री बोल दो, डिग्री में बोलना है तो। पाथ डिफरेंस या तो 0 हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाए, या इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए। फिर हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ लिया A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी एक बराबर है, यानी कि I1 I2 इज इक्वल टू I है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्या बनेगा? अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I और ऊपर आ गया होल स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ऐड कर ले भाई, क्या बनता है? 2 अंडर रूट I का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे उतार देंगे तो 4I। भाई स्क्वायर ये यहां पे आया तो 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आया तो रूट को मार दिया, तो क्या बना भाई? 4I, अगर इंटेंसिटी एक बराबर है। सही है भाई। अब जल्दी से देख लो मेरा बच्चा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या? वापस इंटरफेरेंस होता क्या है भाई? दो वेव्स का आपस में मिलना, दो वेव्स का आपस में मिलना। अब जब दो वेव आपस में मिलती हैं, पहली वेव का कुछ एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का कुछ एम्पलीट्यूड, दो वेव आपस में मिली, तो A नेट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स ऐसे मिलेंगी कि एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम, इंटेंसिटी होगी मिनिमम। मिनिमम का मतलब A1 माइनस A2 और अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अभी ड्राइव कर लेंगे, लेकिन तरीका वही है। आप बोलो भाई A नेट का फॉर्मूला लिखो, तो A नेट का फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? मिनिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स पे। जब ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। अब कॉस डेल्टा फाई का मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू -1 होता है। जब आप यहां पे कॉस इनवर्स करोगे -1 को, कॉस इनवर्स -1, तो ये आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आगे चलो, 180 में 360 को ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 540 डिग्री। 540 डिग्री में फिर 360 डिग्री ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 900 डिग्री। चलते जाओ ऐसे। ये क्या है चेक करो, 180 का 3 टाइम्स है, ये 180 है, ये 180 का 3 टाइम्स है, ये 180 का 5 टाइम्स है। यानी कि 180 डिग्री को आप किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फेज डिफरेंस आएगा जिसके ऊपर दो वेव आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। सही है। इसको ऑड नंबर को लिखने का जनरल तरीका होता है 2n+1। n की जगह कोई भी वैल्यू डाल ले भाई, n की जगह कोई भी वैल्यू डाल के देख लो तो आपके पास आ जाएगा। n की जगह 0 डालोगे तो 2 0 0, 0 + 1 1, तो 1 ऑड नंबर है। n की जगह 1 डालो तो 2 1 2, 2 + 1 3, तो 3 × 180 आ गया। n की जगह पे 3 डालो तो 2 3 6, 6 + 1 7 आ गया।
2 जा रहे हो तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5 आ गया, ऑड नंबर। यानी कि अगर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स 180 है या 180 का कोई और मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो इस केस में आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो इसको अगर रेडियन में देखना हो तो ये होता है पाई 540 डिग्री 3 पाई, भाई कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके 5 पाई 7 पाई अप टिल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। गोया आपने क्या सीखा, अगर दो वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर है, तो वेव्स आपस में ऐसे इंटरफेरेंस करेंगी कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अब पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस आता पाथ डिफरेंस की वजह से ही है। ठीक है, तो भाई साहब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो पार्ट डिफरेंस निकाल लो। पार्ट डिफरेंस मतलब जो एक वेव ने दूसरे के मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा फासला कवर किया, तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा भाई, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय के, 2 पाई बाय लैम्डा पलट देंगे तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। वैल्यू पुट कर दो लाके, जब यहां पाई पुट करूंगा पाई से पाई मर गया, आ रहा है लैम्डा बाय 2। फिर देखो 3 पाई पुट किया, पाई से पाई मर गया, आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2। फिर देखो 5 पाई पुट किया, पाई से पाई मर गया, क्या बन रहा है 5 लैम्डा बाय 2। अब देखो क्या हो रहा है, 1 लैम्डा बाय 2, पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, यानी कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कंस्ट्रक्टिव। समझ आ गई? अब देखो आगे, ऑड को कैसे लिखेंगे, 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। क्लियर हो गया? ये कोई भी ऑड नंबर देगा यहां से, 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दे भाई, ये बनेगा 2n+1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू लैम्डा। एलसीएम ब्रेक कर लो यहां पे, तो ये बन जाएगा n+ का हाफ इंटू लैम्डा। क्लियर है? ऐसे भी पूछता है एग्जामिनर, ऐसे भी पूछता है एग्जामिनर, ऐसे भी पूछता है। n+ का हाफ लैम्डा, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस ये है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है या ये है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या होगा मेरा बेटा, मिनिमम। अब देख लो जल्दी से, जो आपने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, क्रस्ट पे ट्रफ का आने वाला या ट्रफ पे क्रस्ट का आने वाला, उसको भी जरा जल्दी से समझ लेते हैंगे। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। देखो भैया, इसमें क्या हो रहा है, वही वाली कहानी है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बच्चे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेक्चर को अगर कॉन्सेप्चुअली करना है तो किसी चीज की तो कुर्बानी देनी पड़ती है, मुझे एनर्जी की ठीक है, और आपको थोड़े सा टाइम की। चलो देखो, एक वेव यहां से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और डम 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 डम, एक वेव शुरू कर लेते हैं यहां से। ठीक है, चलो, इसको कह दिया मेरा बेटा मैंने वेव नंबर 1, इसको कह दिया वेव 2, इसे कह दिया वेव नंबर 3। ठीक है, चलो समझना, अगर वेव 1 और वेव 2 की सुपर पोजिशनिंग की बात करता हूं या सुपर इंपोजिशन की बात करता हूं, तो देखो भाई, वेव 1 ने ज्यादा फासला कवर किया है, वेव 2 ने कम किया है। अरे भैया, वेव 1 ने ये फासला एक्स्ट्रा कवर किया है ना इसके मुकाबले में, यानी इन दोनों के बीच में ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है, वेव 1 ने लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा कवर किया है, नजर आ रहा है, आधी वेवलेंथ ज्यादा है। सही है? अब देखो यहां पे जब सुपर इंपोजिशन होगी तो इसके क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, 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 नजर आ रहा है, यानी कि नेट एम्पलीट्यूड मिनिमम की तरफ जाएगा। समझ आ गई बात की? फेज डिफरेंस भी चाहो तो चेक कर लो, वेव 1 ने लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा फासला कवर किया, पूरी वेव का फेज है 360 डिग्री, तो आधी का कितना होगा, 180 डिग्री, वो या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अभी पढ़ा था, पाई का फेज डिफरेंस हो या लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो वेव 1 और वेव 3 को, इसको और इसको देखो भैया, ये वेव 1 शुरू हुई, ये वेव 3, क्या दोनों ने एक जितना फासला कवर किया? नहीं, वेव 1 ने कुछ कवर किया है एक्स्ट्रा। कितना? इतना, ये एक्स्ट्रा है। चेक करो, ये है वेव 1 की आधी वेव, यानी लैम्डा बाय 2,
ये फिर से आधी वेव यानी 2 λ/2, ये फिर से आधी वेव यानी 3 λ/2। तो वेव 1 ने कितना एक्स्ट्रा फासला कवर किया? 3 λ/2। अब पाथ फेज डिफरेंस भी देख लो, पाए पाए भाई 180 डिग्री, पाए फिर से पाए तो 2 पाए हो गया, फिर से पाए तो 3 पाए, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है? 3 पाए। चेक करो, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ। वेव 3 को मैं 2 के साथ नहीं मिला रहा भाई, ध्यान में रख लेना, इसको इसके साथ नहीं मिलाया, इसमें तो क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। वजह इन दोनों का पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा है, मैं 1 और 3 की बात कर रहा हूं। इनमें पार्ट डिफरेंस कितना है? 3 λ/2 और फेज डिफरेंस कितना है? 3 पाए। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? चलो, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको बोला जाए कि यार रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करो, तो भाई वही काम आप करोगे, ए नेट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब cos फाई की जगह पे आएगा -1, क्योंकि आपको डिस्ट्रक्टिव की बात करनी है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम होता है, तो मिनिमम -1 है, वो माइनस यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मेरा बेटा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ A नेट पे स्क्वायर आ रहा है, दोनों तरफ रूट लगा लोगे तो ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली आप I नेट की बात करोगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 -2 √I1 √I2। सर माइनस क्यों आया भाई? यहाँ प्लस था, आगे cos फाई था, cos फाई की जगह -1 आया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो माइनस साइन यहाँ आ गया। अब इसी के ऊपर आपने ऐसे लगाया और इसे स्क्वायर कर दिया, इस पे ऐसे लगाया, इस पे स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप बंद कर लोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। बोलो भैया, ये आपके पास हो गया नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अब एक चीज समझ लेना बच्चे की, जहां पे कंफ्यूजन आती है वो ये है, सर अगर फेज डिफरेंस 0 है तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस 180 है तो भी समझ आ गया, अगर फेज डिफरेंस 90 है या 270 है भाई इंटरफेरेंस तब भी होगी, इंटरफेरेंस तब भी होगी, तब भी नेट एम्पलीट्यूड होगा, तब भी रिजल्टेंट इक्वेशन होगी, लेकिन उस केस के अंदर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही। वो फिर कंस्ट्रक्टिव क्या है? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, डिस्ट्रक्टिव क्या है? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए, तब भी आपके पास पार्टिकल रिजल्टेंट, भाई पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा ना, कुछ y1 की वजह से, कुछ y2 की वजह से, उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो तो यहीं से आएगी, a नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ये अगर वेव नेगेटिव एक्स में थी, माइनस आएगा अगर प्लस एक्स में थी, ठीक है। तो अब जो a नेट होगा वो a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 नहीं होगा, इनके बीच में कहीं होगा, वो आप उसके पार्ट डिफरेंस की मदद से निकाल सकते हो। खैर ये हमारे कोर्स में केस पूछा कभी भी नहीं जाएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमेशा पूछा जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लो, इसका सवाल करते हैं और वीडियो को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। एक चीज यहीं पे मेरा बेटा अपने नोट्स में नोट कर लेना, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने बताया था ना, इन फेज पॉइंट्स होते हैं कि फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है या 2 पाई का कोई मल्टीपल है, तो वो इन फेज कहलाते हैं। ये वाले पॉइंट जिनका फेज डिफरेंस पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 180 डिग्री या ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होता है, ये कहलाते हैं आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। और जिस तरीके से हमने वहां पे बात की थी ना, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव में 2a था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई थी। अगर यहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। यानी कि समझना, एक वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड a था, दूसरी वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड भी a था, ये दोनों आपस में इंटरफेयर करती हैं, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 है या 180 का कोई ऑड मल्टीपल है, तो ये ऐसे इंटरफेयर करेंगी कि पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। चलो कॉपी कर लो। अब देखो भैया, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन मेंशन किया जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी पूछा जा चुका है और आगा खान के पेपर में भी एक दफा पूछा जा चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि अब बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। Two periodic waves of amplitude A1 and A2 pass through a region। सही, ये जो आपकी SHM waves होती हैं periodic waves होती हैं। If A1 is greater than A2, यानी कि पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे के मुकाबले में ज्यादा है, the difference in maximum and minimum resultant of amplitudes possible। कहता है difference in maximum and minimum resultant amplitude possible। resultant amplitude मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है कितना होता है भाई? A1 प्लस A2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिनिमम होता है वो कितना होता है भाई? A1 माइनस A2। कह रहे इन दोनों का डिफरेंस क्या पॉसिबल है, तो भाई निकाल ले डिफरेंस।
ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, तो भाई क्या बनेगा, A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2। क्लियर हो गया। अब A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस A2, जो मर रहा है भाई मार दे इसे, क्या बनता है 2A2। ऐसा कोई ऑप्शन है तो 2A2। इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स के अंदर जो डिफरेंस पॉसिबल है वो कितना है, 2A2 का डिफरेंस पॉसिबल है का। क्लियर हो गई बात की। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता कि पहले की इंटेंसिटी I1 दूसरे की इंटेंसिटी I2, I1 ग्रेटर देन I2, क्योंकि जाहिर है A1 ग्रेटर देन A2 है तो I1 ग्रेटर देन I2 हो जाएगा, तो कहता डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, तो क्या होता, तो आप बोलते भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी जो डिस्ट्रक्टिव में होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे तो भैया देखो √I1 तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो भाई मैंने क्या किया, ये मैंने I मैक्सिमम लिखा है अभी माइनस साइन लगा के, क्योंकि डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। ऐसा सवाल अगर पूछता तो क्या करते वो बता रहा हूं। तो आप बोलोगे भाई I1 का होल स्क्वायर, अब इसको लिख रहा हूं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनता ना भाई साहब, और तो कुछ नहीं बनता। अब स्क्वायर से रूट मर जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस का 2 √I1 I2 माइनस साइन से ओपन होगा अब ये पूरा ब्रैकेट, स्क्वायर से रूट मर गया तो I1 माइनस प्लस जा माइनस, तो स्क्वायर से रूट मर गया तो I2 हो जाता, ठीक है, माइनस माइनस जा प्लस 2 √I1 I2। क्लियर है। I1 प्लस I2 से I1 I2 मर गया, I1 से I1 मर गया, I2 से I2, ये और ये ऐड हो जाते, क्या आंसर आता भाई 4I1 I2। बोलो भैया समझ आ गया क्या आता भाई डिफरेंस, 4I1 I2। क्लियर हो गया, समझ आती है बात की। कॉपी कर लो, कोहेरेंट सोर्सेज की जो डेफिनेशन हमने पढ़नी थी उसको पढ़ते हैं एंड देन वी आर डन। अब देखो मेरे बच्चे, जो हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट है दैट इज द फिनोमिना ऑफ कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। वो क्या कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे इंटरफेरेंस हो पाती है। इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स अगर एक ही मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, जब वो सुपर इंपोज होंगी तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं। उसमें से हमने दो केसेस स्पेशल वाले पढ़े, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। किसी और फेज डिफरेंस पर भी इंटरफेरेंस होगी, उसके लिए भी इक्वेशन लिखना तो हमने सीख ली, लेकिन हमारे कोर्स के दो ही केसेस ने काम के, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। पहली चीज कि आपके पास वेव्स शुड बी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि देखो अभी आपने नोट किया था सेम डायरेक्शन था तो डेरिवेशन में से जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल हो रहे थे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी तो स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमिना होगा, जो हमारा अगले से अगला लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इको वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वो आएगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, वेव्स सेम टाइम पर पार्टिकल तक पहुंचे। भैया जाहिर सी बात है ना, शुरू में मिसाल दी थी ना रस्से वाली, बीच में एक रस्से का जो हिस्सा है, यहां से एक पल्स आ रही है, वहां से एक पल्स आ रही है, जब दोनों पल्सेस एक साथ पहुंचेंगी तभी तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सही है। तो वेव्स एक ही वक्त में पार्टिकल तक पहुंचे इंटरफेयर करने के लिए, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा हो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे हो रहा हो, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ना हो, सोर्सेज कैसी हो, कोहेरेंट हो। अगर सोर्सेज नॉन कोहेरेंट हैं तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं होगा, होगा तो सही, ऑब्जर्व नहीं होगा। किताबों में गलत लिखा होता है कि होगा नहीं, होगा होगा, ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। वजह अभी समझ में आएगी, कोई है ही नहीं फिजिक्स में तो रट्टा कुछ है ही नहीं। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज से क्या दिक्कत है भाई आपको, देखो समझो। अभी आपने क्या पढ़ा, ये एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ये कोई पॉइंट है, यहां से आपके पास एक पार्टिकल ऐसे आया था, यहां से आपके पास मेरा बेटा यहां से एक वेव Y1 ऐसे आई थी, यहां से बच्चे एक वेव Y2 ऐसे आई थी, ऐसे ही था। आपने जब वेव Y1 की इक्वेशन लिखी थी आपने कहा A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX, यही लिखी थी। Y2 की इक्वेशन लिखी थी A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस K डेल्टा X, जिसको मैंने फाई बना दिया था, यही था।
अब देखो, जब आपने इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाला था तो वो फेज डिफरेंस आपके पास आ रहा था k टाइम्स ऑफ डेल्टा x के बराबर या फाई के बराबर आ रहा था। वजह भाई, जब इसके फेज में से इसका फेज उड़ाओगे, माइनस करोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी मर जाएगा, kx से kx मर जाएगा, बचेगा फाई विच इज k डेल्टा x। अब आप नोट करो, आपके पास जो फेज डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर कांस्टेंट कैसे था, समझो आहिस्ता आहिस्ता। ये जो एक पॉइंट है यहां से यहां तक, मान ले भाई, मान ले ये वाली वेव यहां पे आई, इसने 4 मीटर फासला कवर किया, ठीक है। ये वेव आई भाई, इसने 6 मीटर कवर किया, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 2 मीटर का। अगर आप आज यहां पे जाते हो टाइम t इक्वल 0 पे, तो पाथ डिफरेंस वेव्स के लिए कितना होगा, 2 मीटर। अगर आप कल जाते हो टाइम t इक्वल 2 आवर्स बाद, तो भी पाथ डिफरेंस यही होगा। अरे भैया, सोर्स अपनी जगह फिक्स है, ये सोर्स अपनी जगह फिक्स है, ये पॉइंट अपनी जगह फिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम को चेंज करने से पाथ डिफरेंस चेंज होगा? नहीं। क्यों भैया? वेव यहां तक आने में 4 मीटर कवर कर रही है, ये वेव 6 मीटर कवर कर रही है, तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो टाइम डिपेंडेंट थोड़ी है, वो तो फिक्स है, वो तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर आप इसको दूर ले जाओ, इसको करीब ले जाओ तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा। आप तो ऐसा नहीं कर रहे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डेल्टा फाई चेंज नहीं हो रहा था। टाइम के लिहाज से, टाइम के चेंज होने से डेल्टा फाई चेंज नहीं हो रहा। आप टाइम t इक्वल 0 पे यहां खड़े हो तब भी वेव मस्त आ रही है, ये वेव 2 मीटर ज्यादा कवर करके आ रही है। आप टाइम t इक्वल 5 पे देखते हो तब भी ये वेव 2 मीटर ज्यादा कवर करके आ रही है। गोया के जो आपका फेज डिफरेंस था वो कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से जो नेट एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट था। नेट एम्पलीट्यूड था क्या, वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो भी था वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? नेट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहां पे जो नेट इंटेंसिटी थी वो भी कांस्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो थी क्या, वो अलग अलग है। हो सकता है यहां पे फेज डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही हो सकता है यहां वाले पॉइंट पे जाओ तो आपके पास फेज डिफरेंस पाई के बराबर हो जाए। फिर समझो, मान लो भैया ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फेज डिफरेंस 0 था, यानी कि दोनों वेव इस तरह आके मिल रही थी कि फेज डिफरेंस 0 बन रहा था। पाथ डिफरेंस 0 था या लैम्डा का मल्टीपल था तो कंस्ट्रक्टिव थी। इसके बाजू वाले पॉइंट में चले गए आप, तो यहां पे मान ले भाई फेज डिफरेंस पाई के बराबर आ रहा था तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, उसके बराबर में फिर कंस्ट्रक्टिव। लेकिन आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हो वहां कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव ही होती रहेगी टाइम के पास होने के बावजूद, चेंज नहीं होगी। डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव ही होती जाएगी टाइम के गुजरने के बावजूद, क्योंकि फेज कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये दोनों नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होती, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है पहले की फ्रीक्वेंसी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी एक बराबर नहीं है, तो क्या होता? सोचो, पहले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती ओमेगा 1, दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती ओमेगा 2। अगर आप दोनों का अब की बार फेज डिफरेंस निकालो, समझना आप जरा। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालता हूं डेल्टा फाई, कैसे आएगा भाई? फाई 2 माइनस फाई 1, तो ये बनेगा ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के एक्स प्लस फाई माइनस का ओमेगा 2 इंटू टी प्लस के एक्स प्लस फाई। सॉरी, यहां फाई नहीं लिखना, या सॉरी, गलती 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 गलती। पहले हमने लिखना था फाई 2 तो ओमेगा 2 टी प्लस के एक्स प्लस फाई, फिर लिखना है फाई 1 विच इज ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के एक्स। बहुत माजरत, ठीक है, बहुत माजरत, हम इंसान हैं, बहक सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी ब्रैकेट में आ गया, के एक्स से के एक्स तो अभी भी उड़ जाएगा, और यह आ गया प्लस फाई। अब मेरा बेटा देखो ये है फेज डिफरेंस, अब ये पूरा फेज डिफरेंस है। अब देखो समझो जरा भाई, यहां पे आपके पास ओमेगा वाला फैक्टर क्यों नहीं आया था? ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार दिया था, अभी यहां पे क्या है, ये फैक्टर बच रहा है। अब सोचो, सोच के देखो जरा, सोचो आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो मस्त, टाइम t इक्वल 0 पे जब यहां 0 डालोगे तो ये फैक्टर उड़ जाएगा। टाइम t इक्वल 0 पे यहां पे आपका फेज डिफरेंस फाई के बराबर है, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड गुजरा टाइम t इक्वल्स 1 पे जो यहां का फेज डिफरेंस है वो हो गया फाई प्लस डेल्टा ओमेगा या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। जैसे ही टाइम t इक्वल्स 2 सेकंड हुआ तो फेज डिफरेंस हो गया फाई प्लस 2 डेल्टा ओमेगा, यानी कि यहां 2 आ जाएगा, ये डेल्टा ओमेगा लिखा है। 3 सेकंड पे 5 प्लस 3 डेल्टा ओमेगा। गोया के समझो आप एक ही जगह पे खड़े हुए हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, ना सोर्स आगे पीछे हो रही, ना ये सोर्स आगे पीछे हो रही, लेकिन फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब की बार फेज डिफरेंस
फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है या कह लो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट हो गया, एक ही जगह पे आप खड़े हुए हो लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ये बात समझ आती है। फेज डिफरेंस इस पर डिपेंड कर रहा है ना भाई, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, भाई टाइम t = 0 पे एक बंदा यहां आया तो अब उसके लिए तो फेज डिफरेंस 5 है क्योंकि ये फैक्टर खत्म हो जाएगा यहां 0 रखने पर। लेकिन एक बंदा टाइम t = 2 पे आया, यहां पे उसको फेज डिफरेंस मिलेगा 5 + 2 डेल्टा ओमेगा। एक टाइम t = 10 पे आया तो कुछ और होगा। तो गोया के फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी। तो आपको यहां कभी पता ही नहीं चलेगा कंस्ट्रक्टिव हो रही है डिस्ट्रक्टिव हो रही है, इतना रैपिडली आपका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो रहा होगा। यह वजह है कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है, समझ आई। कोहेरेंट सोर्सेज में फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा टी से ओमेगा टी उड़ जाएगा, तो फेज डिफरेंस एक पॉइंट पे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम वेरिएशन। अगर नॉन कोहेरेंट होगी ओमेगा टी से ओमेगा टी नहीं उड़ेगा, टाइम चेंज होने पे फेज डिफरेंस चेंज होगा, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी चेंज होगी, आप पकड़ ही नहीं सकोगे, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकोगे कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है या उसके बीच में कोई है, यह वजह है। तो मुझे बताइएगा कि क्या पहली बार जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, सारे फील हुआ कॉन्सेप्ट का। अगला लेक्चर हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। और भाई बहुत माजरत, लेक्चर लंबा हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो, खुश रहो।